ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH फ्रॉम जीनियस टू इनविंसिबल, अध्याय 81, द बीस्ट टूम। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियाओ यान का दिल धड़क उठा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। नीलम पंख वाले शेर राजा को वास्तव में 10,000 जानवरों की लौ का ठिकाना पता था। जियाओ यान के संयम के बावजूद वह सांस लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस कर रहा था। अगर वह मानसिक रूप से तैयार नहीं होता तो शायद वह ये सवाल पूछ लेता कि यह कहाँ स्थित है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी बेहद हैरान था। यह एक जानलेवा संकट माना जा रहा था। यह अचानक उनके दरवाजे पर पहुंचाई जा रही स्वर्गीय लौ में कैसे बदल गया। जियाओ यान ने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। उसकी उंगलियां हल्के से मेज पर टैप कर रही थीं और वह नीलम पंख वाले शेर राजा को गंभीरता से देख रहा था। मुझे लगता है कि शेर राजा एक कीमियागर के लिए स्वर्गीय लौ के महत्व और आकर्षण को समझता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी स्वर्गीय ज्वाला कीमियागरों के लिए एक अद्वितीय आकर्षण रखती है और मैं कोई अपवाद नहीं हूं। फिर जब उसने आगे कहा, हालांकि शेर राजा, एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल एक उच्च श्रेणी की 7वीं स्तरीय औषधीय गोली है। ये जादुई जानवरों के लिए रैंक 8 तक पहुंचने के लिए प्रवेश टिकट के रूप में प्रसिद्ध है। इसका मूल्य एक कुलीन डू पूर्वज को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल नहीं है। भले ही मेरे पास हो, लेकिन इसे उस जानकारी के लिए व्यापार करना संभव नहीं होगा जिसकी प्रामाणिकता अनिश्चित है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल सभी जादुई जानवरों द्वारा वांछित खजाना था, क्योंकि इसने उन्हें रैंक 8 में कदम रखने की योग्यता प्रदान की थी। सभी रैंक 8 जादुई जानवर रूपांतरित हो सकते हैं, क्योंकि उस रैंक में प्रवेश करने के लिए परिवर्तन एक शर्त थी। एक जादुई जानवर को रैंक 8 तक आगे बढ़ने के लिए न केवल उसे अपनी रक्तरेखा की सीमाओं को तोड़ना होगा और अपने भौतिक रूप और खेती को बढ़ाना होगा, बल्कि उसे रूपांतरित होने की भी आवश्यकता होगी। यह 8वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों के समान था, जबकि निम्न और मध्यवर्ती श्रेणी की 7वीं श्रेणी की गोलियां प्राकृतिक घटनाओं को प्रेरित करती थीं और उच्च श्रेणी की गोलियां पिल लाइटनिंग को आकर्षित करती थीं। 8वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों में कुछ और भी था। यह आध्यात्मिक बुद्धि थी। एक आत्मा की उपस्थिति 8वीं श्रेणी की गोलियों की परिभाषित विशेषता थी। इसके बिना वे केवल 8वीं श्रेणी तक पहुंच सकते थे, लेकिन पहुंच नहीं सकते थे। यही सिद्धांत जादुई जानवरों पर भी लागू होता है। यदि कोई जादुई जानवर रूपांतरित नहीं हो सकता और मानव जैसी साधना प्रतिभा प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह हमेशा रैंक 7 पर रहेगा। जादुई जानवर के रूपांतरित होने के कई तरीके थे, लेकिन निस्संदेह सबसे सरल तरीका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल के माध्यम से था। एक गोली निगलने से उनकी सभी समस्याएं हल हो सकती थीं। इस प्रकार जादुई जानवरों के दिलों में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल के अपार मूल्य की कल्पना की जा सकती है। हालांकि जियाओ यान मूर्ख नहीं था। स्वर्गीय ज्वाला के स्थान के लिए व्यापार करना तो दूर की बात है। भले ही नीलम पंख वाले शेर राजा ने बदले में सीधे 10,000 जानवरों की ज्वाला की पेशकश की हो, ये पर्याप्त नहीं हो सकता है। उच्च श्रेणी की 7वीं श्रेणी की औषधीय गोली का मूल्य 70 से 80,000 आत्मा बिंदुओं के बीच था। इसे उच्च डी क्लास क्यू विधि के लिए बदला जा सकता था, या उचित योजना के साथ संभावित रूप से जियामा साम्राज्य के शाही परिवार को भी उखाड़ फेंका जा सकता था। 22वीं रैंक वाली 10,000 जानवरों की ज्वाला जरूरी नहीं कि इतनी मूल्यवान हो। बेशक ये निश्चित रूप से जियो यान के दिल में इसके लायक था। अगर उसके पास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल होती तो वह निश्चित रूप से 10,000 जानवरों की ज्वाला के लिए इसका व्यापार करता, लेकिन इसे केवल जानकारी के लिए व्यापार करना सवाल से बाहर था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पूरी झोपड़ी एक बार फिर शांत हो गई। केवल लिटिल फेरी डॉक्टर द्वारा चाय डालने और जियो यान द्वारा चाय पीने की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। नीलम पंख वाले शेर राजा को जियाओ यान ने पूरी तरह से गुमराह कर दिया था, अवचेतन रूप से यह स्वीकार करते हुए कि वह उसके बराबर है। अन्यथा यह इतना शांत नहीं होता। जियाओ यान ने औषधीय चाय का एक घूंट लिया, कप को एक नर्म खनक के साथ नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, शेर राजा, एक कीमियागर के रूप में मैं एक स्वर्गीय ज्वाला की बहुत इच्छा करता हूं, जबकि आप एक जादुई जानवर के रूप में एक शरीर परिवर्तन की गोली चाहते हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। मेरे पास एक प्रस्ताव है, लेकिन मुझे नहीं पता कि शेर राजा इसे सुनने के लिए तैयार होगा या नहीं। उसके शब्द इतने त्रुटिहीन रूप से चुने गए थे कि एक पल के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर यह नहीं बता सका कि कौन सा जियाओ यान असली था, पिछले आधे महीने वाला या अभी वाला। कौन सा प्रस्ताव? जियाओ यान मन ही मन मुस्कुराया, ये जानते हुए कि अब समय आ गया है कि वह वास्तव में स्थिति को बदल दे। इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ। शेर राजा, चूंकि आप अग्नि गुण वाले जादुई जानवर हैं जिनकी साधना रैंक 6 तक पहुंच चुकी है, तो आप खुद 10,000 जानवरों की लौ को परिष्कृत क्यों नहीं करते? नीलम पंख वाले शेर राजा ने सवाल पर थोड़ा भौहें सिकुड़ी, लेकिन जवाब नहीं दिया।
इस बिंदु पर उसने उत्तर दिया या नहीं यह अब महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि कभी कभी मौन ही उत्तर होता है। मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने केवल स्थान प्रदान करने की पेशकश की। ऐसा लगता है कि किसी कारण से रैंक 6 नीलम पंख वाले शेर राजा भी 10,000 जानवरों की लॉ को परिष्कृत करने में असमर्थ हैं। जियाओ यान अपने दिल में समझ गया। कारण चाहे जो भी हो, जवाब स्पष्ट था। नीलम पंख वाले शेर राजा के पास 10,000 जानवरों की लॉ नहीं हो सकती थी। अन्यथा यदि वह 10,000 जानवरों की ज्वाला को स्वयं परिष्कृत कर सकता है तो उसे अपना रूपांतरण पूरा करने का मौका भी मिल सकता है, जिससे शरीर परिवर्तन की गोली की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। मैं अपनी अचानकता के लिए क्षमा चाहता हूँ। जियाओ यान के चेहरे पर ईमानदारी से माफी दिखी। चूंकि शेर राजा स्वर्गीय ज्वाला के ठिकाने को जानता है और उसे औषधीय गोली की आवश्यकता है, जबकि मैं एक कीमियागर हूँ जिसे स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता है, तो क्यों न हम एक सौदा करें। शेर राजा 10,000 जानवरों की ज्वाला प्राप्त करने में मेरी सहायता कर सकता है, और भविष्य में जब मैं 7वीं श्रेणी का कीमियागर बन जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से दोनों हाथों से शरीर परिवर्तन की गोली पेश करूंगा। जियाओ यान ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। उसकी आंखें एक बच्चे की तरह ईमानदार थीं। जियाओ यान की बातें सुनकर नीलम पंख वाले शेर राजा ठहाके लगाकर हंसे बिना नहीं रह सके। क्या इस लड़के ने इसे मूर्ख समझा? क्या मजाक है? पूरे जियामा साम्राज्य में एक भी 7वीं श्रेणी का कीमियागर नहीं था। बच्चे, तुम सच में भ्रम में हो। तुम्हारे जियामा साम्राज्य का सबसे दुर्जय पिलकिंग गूहे भी मात्र 6ठी श्रेणी का कीमियागर है। तुम ये भी नहीं जानते कि तुम स्वयं 7वीं श्रेणी का कीमियागर बन सकते हो या नहीं, फिर भी तुम बिना बोए ही काटने की कोशिश कर रहे हो। इस जवाब से जियाओ यान नाराज या परेशान नहीं हुआ। इसके बजाय उसने गर्व से कहा, हे गूहे केवल पिलकिंग के रूप में स्वयं को घोषित करता है। एकमात्र 6ठी श्रेणी का कीमियागर पिलकिंग की उपाधि का दावा करने की हिम्मत करता है, ये केवल हास्यास्पद है। मैं जियाओ यान 2 महीने में 18 साल का हो जाऊंगा और पहले से ही 4थी श्रेणी का कीमियागर हूँ। अगर मैं स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से 5 साल के भीतर या कम से कम 3 साल के भीतर 7वें दर्जे का कीमियागर बन जाऊंगा। 3 से 5 साल लंबे समय तक जीवित रहने वाले शेर राजा के लिए एक छोटी सी झपकी से ज्यादा कुछ नहीं है। जियाओ यान का चेहरा गर्व से भरा हुआ था, एक ऐसा आत्मविश्वास जो दिखावा नहीं था। छोटी उम्र से ही वह एक विलक्षण व्यक्ति की आभा से घिरा हुआ था और यह गर्व वर्षों से जमा हुआ था। उसने हॉल ऑफ सोल्स के सोलपात को चुनौती देने और हुनहुजी के साथ सौदेबाजी करने की हिम्मत भी की थी। अंततः सोलपात चुनौती को पूरा किया और शून्यता भक्षण ज्वाला प्राप्त की। जब नालन यानरान उनकी सगाई को रद्द करने के लिए आया तो उसने उसे एक ही मुक्का से हरा दिया। उसका आत्मविश्वास उसकी ताकत और अनुभवों से उपजा था। अमेथिस्ट विंगलान किंग को जियाओ यान ने सच में धोखा दिया था। आखिरकार उसके तर्क में कुछ योग्यता थी। जियाओ यान की तो बात ही छोड़िए, भले ही गूहे स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त कर ले, शायद वह भी जल्दी से एक बन सकता था 7वीं श्रेणी का कीमियागर। जियो यान ने जब देखा कि नीलम पंख वाला शेर राजा एक बार फिर चुप हो गया है तो वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, हमारा सामना सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि शेर राजा के लिए भी तय है। मनुष्यों और जादुई जानवरों के बीच का रिश्ता सामंजस्यपूर्ण नहीं है और मुझे लगता है कि शेर राजा, आपके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल प्राप्त करने के अवसर बहुत कम और दूर दूर तक हैं। जादुई जानवरों के पास मजबूत शारीरिक शरीर होते हैं लेकिन कमजोर आत्माएं होती हैं। नतीजतन एक जादुई जानवर के लिए कीमियागर बनना बेहद दुर्लभ है। मैं आपको बता सकता हूं कि 10,000 जानवरों की लॉ कहां स्थित है, लेकिन आपको मुझे 5 साल के भीतर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल प्रदान करनी होगी। ये शब्द सुनकर जियाओ यान मुश्किल से अपनी मुस्कान को रोक पाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी 10,000 जानवरों की लॉ के बारे में जानकारी के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल का आदान प्रदान कर रहा था, लेकिन वह वास्तव में इसे मुफ्त में प्राप्त कर रहा था। जियाओ यान ने वास्तव में वित्तपोषण की अवधारणा में महारत हासिल कर ली थी। अपनी चांदी की जीभ के अलावा कुछ भी नहीं होने के कारण वह दूसरों से मूल्यवान संसाधन हासिल करने में कामयाब रहा। 5 साल, कौन जानता था कि 5 साल बाद क्या होगा। कीमियागर अक्सर शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ मौखिक समझौते करते थे, उनकी सेवाओं के बदले में औषधीय गोलियां देने का वादा करते थे और काम पूरा होने के बाद ही उन्हें पूरा करते थे। हालांकि ये तरीका तभी कारगर होता था जब कीमियागर के पास वादा की गई गोली को परिष्कृत करने की क्षमता होती थी। वर्तमान में जियाओ यान में ये क्षमता नहीं थी और वह अपनी संभावित भविष्य की क्षमताओं के आधार पर व्यापार कर रहा था। यहाँ तक कि हुन तियांडी भी जियाओ यान के इस कदम की सराहना करेंगे। लिटिल फेरी डॉक्टर, जो चुपचाप किनारे पर बैठकर सुन रहा था, पूरी तरह से हैरान था। नीलम पंख वाला शेर राजा मूल रूप से जियाओ यान के साथ एक स्कोर तय करने के लिए गुस्से में आया था, लेकिन किसी तरह यह उसे स्वर्गीय ज्वाला का स्थान दे गया और बदले में कुछ भी नहीं मिला। फिर भी अजीब तरह से लिटिल फेरी डॉक्टर और नीलम पंख वाले शेर राजा दोनों को लगा कि इस व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं था।
जियाओ यान धीरे से खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं हमारे सहयोग की आशा करता हूँ। अब शेर राजा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने 10,000 जानवरों की लॉ को खुद क्यों नहीं परिष्कृत किया? नीलम पंख वाले शेर राजा, अभी भी इस बात से अनजान कि उसे मात दी जा चुकी है, ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि 10,000 जानवरों की लॉ जानवर की कब्र के भीतर स्थित है। जानवरों की कब्र, जादुई जानवरों का कब्रिस्तान। ये पहली बार था जब जियोयान ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में ऐसी जगह के बारे में सुना था। उसे आश्चर्य हुआ। नीलम पंख वाले शेर राजा ने अपना सिर हिलाया। उस जगह का नाम सुनते ही इस रैंक 6 जादुई जानवर का चेहरा भी काला पड़ गया। वह एक युद्ध का मैदान है, एक ऐसी जगह जहां जादुई जानवर और इंसान कभी मौत तक लड़ते थे। अध्याय 82। अब तुम्हारी बारी है माओ वो। युद्ध का मैदान। जियाओयान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, यह महसूस करते हुए कि स्थिति जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा जटिल थी। स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग के अभिलेखों के अनुसार 10,000 जानवरों की ज्वाला अनगिनत मृत जादुई जानवरों की आध्यात्मिक ऊर्जा और उनकी सामूहिक इच्छाओं से पैदा हुई थी। इसके निर्माण के लिए वास्तव में ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहां जादुई जानवर बड़ी संख्या में मारे गए हों। हालांकि हाल ही में 10,000 जानवरों की ज्वाला के एक छोटे से हिस्से को अवशोषित करने के बाद जियाओयान को लगा कि इसका निर्माण इतना आसान नहीं था। अगर एक युद्ध जिसमें अनगिनत जादुई जानवरों की जान चली गई 10,000 जानवरों की ज्वाला पैदा कर सकता है, तो ऐसी ज्वाला का पैदा होना बहुत आसान होगा। इसके अलावा स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में सूचीबद्ध स्थितियां सिर्फ एक नहीं थीं, ये संरक्षक जादुई जानवरों की संक्षिप्त इच्छाएं थीं जिन्होंने वास्तव में 10,000 जानवरों की ज्वाला का निर्माण किया। तो इसका एक ही उत्तर है, जानवरों की कब्र में 10,000 जानवरों की लौ अभी अभी पैदा नहीं हुई है। जियोयान ने अपने मन में जल्दी से निष्कर्ष निकाला। 10,000 जानवरों की लौ हमारे जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला की विरासत की लौ है, जिसे जादुई जानवरों के शासकों की लगातार पीढ़ियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हर दशक में हम एक स्पिरिट फ्लेम बॉडी टेम्परिंग कन्वेंशन आयोजित करते हैं, जहां सभी रैंक के जादुई जानवर प्रतिस्पर्धा करते हैं। विजेता को 10,000 जानवरों की लौ का बपतिस्मा मिलता है, नीलम पंख वाले शेर राजा ने खुलासा किया। ये रहस्य जियोयान के लिए अज्ञात था और यहाँ तक कि लिटिल फेरी डॉक्टर, जो वर्षों से किंगशान टाउन में रह रहा था, ने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि यह समझ में आता है, अगर जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में वास्तव में 10,000 जानवरों की लौ होती तो यह निस्संदेह जादुई जानवरों की होती। कई जानवर सम्राटों और औषधीय जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक फलों से भरपूर एक अखंड पर्वत श्रृंखला के साथ रैंक 7 जादुई जानवरों की उपस्थिति आश्चर्यजनक नहीं थी। क्या शेर राजा ने स्पिरिट फ्लेम बॉडी टेम्परिंग कन्वेंशन से 10,000 जानवरों की लौ प्राप्त की? जियोयान ने उत्सुकता से पूछा। नीलम पंख वाले शेर राजा ने अपना सिर हिलाया। उस युद्ध के कारण स्पिरिट फ्लेम बॉडी टेम्परिंग कन्वेंशन 300 साल पहले समाप्त हो गया। जियोयान ने आखिरकार पूरी तस्वीर समझ ली, क्योंकि नीलम पंख वाले शेर राजा ने अपना वर्णन जारी रखा। 10,000 जानवरों की लौ हमेशा से ही मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के जादुई जानवरों के कब्जे में रही थी, जिसे प्रत्येक पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ये ठीक इसी लौ की वजह से था कि मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के जादुई जानवर हमेशा असाधारण रूप से शक्तिशाली रहे थे। जियामा साम्राज्य सहित सभी आसपास के साम्राज्य और संप्रदाय उनके क्षेत्र पर अतिक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते थे। नीलम शेर जन्मसार जैसी कीमती चीज का कब्जा जादुई जानवरों पर 10,000 जानवरों की लौ के प्रभाव का पर्याप्त प्रमाण था। हालांकि 3 शताब्दियों पहले एक 7वीं श्रेणी के कीमियागर ने 10,000 जानवरों की ज्वाला के अस्तित्व की खोज की और उसे जब्त करने की कोशिश की। इस कीमियागर ने अंततः 3 कुलीन डू पूर्वजों को भर्ती किया और शीर्ष रैंक 7 जादुई जानवर से 10,000 जानवरों की आध्यात्मिक ज्वाला को जबरन लेने की योजना बनाई, जो जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का स्वामी था। एक अकेला 7वीं श्रेणी का कीमियागर मनुष्यों और जादुई जानवरों के बीच युद्ध को भड़काने के लिए पर्याप्त था। जियाओयान को एक ठंड महसूस हुई जब उसने कीमियागरों के अपार प्रभाव को महसूस किया। विशेष रूप से उच्च श्रेणी के कीमियागर, उनकी एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली पूरे संप्रदाय को उनके इशारे पर सेवा करने के लिए मजबूर कर सकती थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पास भी वर्तमान में एक कुलिंदू पूर्वज नहीं था। अंततः मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के शीर्ष रैंक 7 के स्वामी ने 7वीं श्रेणी के कीमियागर और 3 डू पूर्वजों के हमले का सामना किया और हताश होकर लड़ाई लड़ी और 7वीं श्रेणी के कीमियागर को 10,000 जानवरों की ज्वाला में घसीट लिया, जिसके परिणामस्वरूप उनका आपसी विनाश हुआ। इस युद्ध के कारण 10,000 जानवरों की ज्वाला भी युद्ध की प्रतिशोधी आत्माओं की आक्रोशपूर्ण आभा से दूषित हो गई, जिससे ये जादुई जानवरों के शरीर को शांत करने के लिए अनुपयोगी हो गई। पिछली 3 शताब्दियों में रैंक 7 के जादुई जानवर 10,000 जानवरों की ज्वाला को विरासत में लेने के इरादे से जानवरों की कब्र की यात्रा कर चुके थे। हालांकि दूषित ज्वाला, जो अब युद्ध में दुखद रूप से मारे गए मनुष्यों के आक्रोश से भरी हुई थी, को बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं किया जा सका।
इसके अलावा उस युद्ध से उत्पन्न अनगिनत प्रतिशोधी आत्माओं ने उस क्षेत्र को उस रूप में परिवर्तित कर दिया जिसे अब जानवरों की कब्र के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा खतरनाक स्थान जहां पहुंचना भी सामान्य जादुई जानवरों के लिए बेहद कठिन था। 10,000 जानवरों की ज्वाला की छोटी सी किरण जिसे नीलम पंख वाले शेर राजा ने प्राप्त किया था, उसे अपने छोटे शेर शावक को बेहतर तरीके से पालने और बड़ा करने की आशा के साथ हताश प्रयासों के माध्यम से प्राप्त किया गया था। नीलम पंख वाले शेर राजा की कहानी सुनने के बाद जियोयान अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, गहन चिंतन में। उसने अनुमान नहीं लगाया था कि 10,000 जानवरों की ज्वाला दूषित हो जाएगी। हालांकि ये समझ में आता है, अगर ज्वाला अभी भी शुद्ध थी तो उसे प्राप्त करने की बारी उसकी कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि एक 7वीं श्रेणी का कीमियागर भी अंततः इसे प्राप्त करने में विफल रहा और एक विदेशी भूमि में मर गया। उसके लिए एक छोटा सा डू मास्टर ऐसा करने का प्रयास करना सैकड़ों बार मौत को आमंत्रित करने के समान होगा। स्वर्गीय ज्वालाएं स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के अवसर और भाग्य का विषय थीं। एक निश्चित स्तर की नियति के बिना इसे प्राप्त करना असंभव था। काफी देर तक सोचने के बाद जियाओयान ने अपनी आंखें खोलीं, उनमें एक दृढ़ निश्चय चमक थी। उसने जल्दी से एक ब्रश और स्याही निकाली, एक सफ़ेद कागज के टुकड़े पर 1 दर्जन से ज़्यादा औषधीय सामग्री की सूची लिखी। छोटे परी डॉक्टर, यहाँ कुछ औषधीय सामग्री हैं। वे सभी छोटी घाटी में मिल सकती हैं। कृपया मुझे कुछ इकट्ठा करने में मदद करें, मुझे कुछ गोलियां परिष्कृत करने की ज़रूरत है। जियाओयान ने सामग्री की सूची वाला कागज छोटे परी डॉक्टर को सौंप दिया, जिसका औषधीय सामग्री के बारे में ज्ञान उसके अपने ज्ञान से प्रतिद्वंद्वी था। छोटी परी डॉक्टर ने यह सुना और महसूस किया कि जियाओयान 10,000 जानवरों की लौ प्राप्त करने के प्रयास में जानवरों की कब्र पर जाने का जोखिम उठाने का इरादा रखता है। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा तो उसने उसे रोकने का विचार छोड़ दिया। हालांकि वे लंबे समय से एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन वह समझ गई थी कि एक बार जियाओयान ने किसी चीज़ पर अपना मन बना लिया तो वह निश्चित रूप से उसका पालन करेगा और कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता। ठीक है, मैं उन्हें छोटी घाटी में खोजूंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर ने सामग्री सूची ली, एक छोटी टोकरी उठाई और बाहर निकल गई। शेर राजा, मुझे एक 4 स्तरीय औषधीय गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे 3 प्रकार की कीमती औषधीय सामग्री और रैंक 4 मॉन्स्टर कोर की कमी है। मुझे उम्मीद है कि शेर राजा मुझे उन्हें खोजने में मदद कर सकता है। जियाओयान ने 3 कीमती सामग्रियों के नाम और उनकी पहचान करने वाली विशेषताओं को एक और सफ़ेद कागज़ पर लिख दिया। ये सामग्रियां बेहद दुर्लभ थीं और छोटी घाटी में भी नहीं मिल सकती थीं। हालांकि एमेथिस्ट विंग लान किंग मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में विशाल क्षेत्र वाला रैंक 6 जादुई जानवर था। हालांकि यह छोटी घाटी औषधीय सामग्रियों से भरपूर थी, लेकिन एमेथिस्ट विंग लान किंग के डोमेन की तुलना में यह एक पोखर की तुलना एक महासागर से करने जैसा था। ये सुनकर एमेथिस्ट विंग लान किंग हंसा, उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। मैं इन सामग्रियों को खोजने में आपकी मदद क्यों करूं? जियाओयान ने अपनी नाक रगड़ी और हंसते हुए अपना सिर भी हिलाया। अपनी उंगली हिलाते ही उसके हाथ में एक गोली की रेसिपी आ गई। 4वीं श्रेणी की सनफ्लेम पिल, जिसमें सनफ्लेम ग्रास मुख्य घटक है। ये किसी के अग्नि गुंडू क्यूई में सनफायर की एक किरण जोड़ सकती है। मुझे लगता है कि यह लिटिल लान किंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जियाओयान को अपनी बात पता थी। लिटिल लान किंग की ज़रूरतों को पूरा करके वह एमेथिस्ट विंग लान किंग पर प्रभावी रूप से बढ़त हासिल कर रहा था। एमेथिस्ट विंग लान किंग ये सुनकर मुस्कुराया। एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ बातचीत करना ताजगी देने वाला था। गोली की रेसिपी को दूर रखने के बाद एमेथिस्ट विंग लान किंग ने अपने पंख फैलाए और लिटिल लान किंग के साथ छोटी घाटी से बाहर उड़कर सामग्री इकट्ठा की। ओह, और लान किंग, कृपया अपनी गुफा के खजाने की तिजोरी से औषधीय कड़ाही भी ले आओ। इसे मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दे दो, मेरी तो बस टूट गई। जियाओयान ने आसमान की ओर चिल्लाया। गुफा में अपनी पिछली घुसपैठ के दौरान उसने खजाने की तिजोरी में एक टियर 5 कीमिया कड़ाही देखी थी और उसे चुराना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। ये सुनकर एमेथिस्ट विंग लान किंग अचानक हवा में रुक गया। खैर, कीमिया कड़ाही भी उसे ही प्रदान करनी थी। जियाओयान केवल गोली को परिष्कृत करने के लिए जिम्मेदार था, जबकि एमेथिस्ट विंग लान किंग को सनफ्लेम गोली के लिए सामग्री खुद ही जुटानी थी। एक डू मास्टर की ताकत वाला व्यक्ति वास्तव में रैंक 6 जादुई जानवर को नियंत्रित करने में सक्षम था। कोई कल्पना कर सकता है कि जादुई शब्द कीमियागर कितना महान था। जियाओयान के चेहरे पर मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई जब उसने एमेथिस्ट विंग लान किंग को उड़ते हुए देखा। इस बार एमेथिस्ट विंग लान किंग द्वारा लाई गई जानकारी निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर थी। हालांकि थोड़ी सी भी चूक अपरिवर्तनीय आपदा का कारण बन सकती है। अपनी हथेली को ऊपर की ओर करके माओवू शून्य से बाहर कूद गया और अपनी हथेली पर खड़ा हो गया। कुछ महीने पहले की तुलना में माओवू कुछ बड़ा हो गया था और उसके शरीर को ढकने वाली काली लौफर
घनी हो गई थी। माओ वो, इस बार हमारी सफलता या असफलता तुम पर निर्भर करती है। म्याओ इक्वल्स शून्यता भक्षण ज्वाला का स्वामित्व, जो सब कुछ भस्म करने में सक्षम है, जियाओ यान के जानवर की कब्र पर जाने की हिम्मत का स्रोत था। राक्षस कोर के भीतर जानवर की नाराजगी को भस्म करने और मजबूत होने की माओवो की क्षमता दूषित 10,000 जानवर की ज्वाला को शुद्ध करने का सबसे प्रभावी साधन था। इसमें ये क्षमता थी। जियाओ यान को केवल यही चिंता थी कि माओवो अभी भी बहुत कमजोर था। ये बीज ज्वाला मात्र आधा वर्ष पहले ही अस्तित्व में आई थी, और यह अभी भी अज्ञात थी कि क्या ये प्रदूषण को भस्म कर सकती है। शून्यता भक्षण ज्वाला, स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। मुझे अपनी असली शक्ति दिखाओ। अध्याय 83, दूषित 10,000 जानवरों की ज्वाला। जियाओ यान ने फिर से ब्लैक डेमन कॉल्ड्रॉन निकाला, लेकिन इस बार उसने किसी भी औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय उसने और अधिक बैंगनी ज्वाला की गोलियां गलाने का इरादा किया। 5 और बैंगनी ज्वाला की गोलियां गलाने के बाद नीलम शेर जन्मसार अपने मूल आकार के आधे से भी कम रह गया। जियाओ यान गुफा में चुपचाप बैठा रहा, धीरे धीरे अपनी मानसिकता और आध्यात्मिक शक्ति को समायोजित कर रहा था। इसके तुरंत बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपने द्वारा एकत्र की गई कई औषधीय जड़ी बूटियों के साथ वापस लौटी। अपने सामने रखी औषधीय सामग्री की सरणी को देखते हुए वह लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, देखा, स्वर्ग कभी भी किसी व्यक्ति के लिए सभी रास्ते बंद नहीं करता है। कौन जानता है, हम 2 तरह की स्वर्गीय ज्वालाएं इकट्ठा कर सकते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर उसके चंचल रवैये को देखकर और भी चिंतित हो गई। उसने चिंता के साथ कहा, अगर यह वास्तव में खतरनाक है तो चलो कोई और तरीका सोचते हैं। चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो लापरवाही से काम करे। तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जो ऐसा करेगी। उसके इस जवाब पर जियाओ यान जोर से हंस पड़ा। ... आधे दिन बाद नीलम पंख वाला शेर राजा फिर से उतरा। इस बार वह एक लाल और नीले रंग की औषधीय कड़ाही लेकर आया। कड़ाही में कई सहायक औषधीय जड़ी बूटियां भरी हुई थीं और कुछ लकड़ी के बक्से थे जिनमें कई कीमती मुख्य सामग्री थी। जियाओ यान ने धीरे से लकड़ी के बक्सों में से एक खोला और एक सूक्ष्म सुगंध हवा में फैल गई, जिसने उसे तुरंत उत्साहित कर दिया, जैसे कि उसकी आत्मा को पोषण मिल रहा हो। वह जिस औषधीय गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था उसे सोल गार्ड पिल कहा जाता था, जो एक 4थी श्रेणी की औषधीय गोली थी। इस गोली को परिष्कृत करने की कठिनाई विशेष रूप से अधिक नहीं थी। सबसे कठिन काम 3 मुख्य सामग्रियों को प्राप्त करना था, जो सभी अत्यंत दुर्लभ आत्मा से संबंधित औषधीय जड़ी बूटियां थीं। यहां तक कि एमेथिस्ट विंगलान किंग, जिसने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित किया था, को उन सभी को इकट्ठा करने में काफी समय लगा था। सोल गार्ड पिल का प्रभाव सरल और सीधा था। इसने आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया, मन की रक्षा की और बुरी आत्माओं को आत्मा पर आक्रमण करने और चेतना पर कब्जा करने से रोका। जियाओ यान ने धन्यवाद में अपनी मुट्ठियां बंद की और बिना कोई शब्द बर्बाद किए औषधीय कड़ाही और सभी सामग्री को गुफा में ले गया। उसके पास पहले से ही 4 स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के 2 अनुभव थे। सनफ्लेम पिल एक निम्न श्रेणी की 4 स्तरीय औषधीय गोली थी और जियाओ यान को विश्वास था कि वह इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है। हालांकि सोल गार्ड पिल ने अधिक चुनौती पेश की। हालांकि यह भी एक निम्न श्रेणी की 4 स्तरीय औषधीय गोली थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने आत्मा से संबंधित गोली को परिष्कृत किया था। जियाओ यान ने सनफ्लेम पिल्स को परिष्कृत करने के लिए ब्लैक डेमन का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वह टियर 5 औषधीय कड़ाही का उपयोग करेगा। ब्लैक डेमन का उपयोग करने के लिए माओवो को हर बार उसे बलपूर्वक जगाना पड़ता था। यदि उसकी केंद्रित अवस्था को कई बार बलपूर्वक बाधित किया जाता तो वह फिर से उस अवस्था में प्रवेश करने में असमर्थ हो सकता था। पिछले आधे महीने के अभ्यास और उसकी पिछली सफलताओं की बदौलत सनफ्लेम पिल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया बहुत आसानी से चली। अंत में वह एक ही बैच से 4 गोलियां बनाने में भी कामयाब रहा, बिना किसी बर्बादी के सभी औषधीय गुणों को पूरी तरह से निकाल लिया। शेर राजा को गोलियां फेंकने के बाद जियाओ यान ने भूलने का नाटक किया और औषधीय कड़ाही को वापस किए बिना सीधे गुफा में रख दिया। ये स्पष्ट था कि वह किसी और की औषधीय कड़ाही को अपने पास रखना चाहता था। ओह, चलो पहले स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल तकनीक की साधना शुरू करते हैं। जियाओ यान को हर बार अपनी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त होने पर स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल तकनीक की साधना करने की आदत हो गई थी, क्योंकि इससे उसकी साधना की गति कुछ हद तक बढ़ सकती थी। उसका साधना सत्र पूरे दिन और रात तक चला। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसे स्पष्टता का एहसास हुआ और उसके आसपास के बारे में उसकी धारणा बदल गई थी। अप्रत्याशित रूप से जियाओ यान ने भाग्य के एक झटके से एक अद्भुत स्थिति में प्रवेश किया था। स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल तकनीक महारत के एक छोटे स्तर पर पहुंच गई है। यह अभी भी प्रमुख महारत से एक कदम दूर है। जियाओ यान की आंखें तेज हो गईं क्योंकि ब्लैक डेमन कॉल्ड्रॉन से काली लौ की एक लौ तुरंत प्रज्वलित हुई।
बिजली की गति से उसने पहले से तैयार की गई सोल गार्ड पिल के लिए सामग्री को पकड़ लिया और अपनी वर्तमान स्पष्टता की स्थिति का लाभ उठाते हुए कीमिया प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बार उसने अप्रत्याशित रूप से पूर्ण एकाग्रता की स्थिति में प्रवेश करने और काले दानव के नियंत्रण से मुक्त होने की अपनी क्षमता पर भरोसा किया। उसने काले दानव पर विजय प्राप्त कर ली थी और अब वह उस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर चुका था। उसके हाथ चपलता से चले, उसकी 10 उंगलियां शुद्ध सफ़ेद आत्मा ऊर्जा के धागे फैला रही थीं। इस क्षण जियाओ यान एक कठपुतली मास्टर में बदल गया क्योंकि उसकी फुर्तीली उंगलियां काली लपटों को नियंत्रित कर रही थीं। आग उसकी कठपुतली बन गई थी। उसकी उंगलियां नाच रही थीं। अंत में 2 सोल गार्ड गोलियां उसकी आग की वाल्स के तहत 2 कुरकुरी आवाज़ों के साथ गोली की बोतल में गिर गईं। आत्मा को लुभाने वाली खुशबू तुरंत गुफा से बाहर आ गई। इन 2 सोल गार्ड गोलियों के सफल शोधन के साथ जियाओ यान ने 4 स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की क्षमता में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। वह अब किसी भी 4 स्तरीय कीमियागर के बराबर था। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की सहायता से भी यह आश्चर्यजनक था कि 18 वर्ष से कम आयु का 5 सितारा डू मास्टर 4 स्तरीय कीमियागर हो सकता है। अगर यह खबर फैलती तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल लान किंग की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एमेथिस्ट विंग लान किंग को भी इस गोली की खुशबू को सूंघने पर सिहरन महसूस हुई। गुफा में जियो यान को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसके प्रति उसका सम्मान कई पायदान ऊपर उठ गया। अपने कई 100 साल के जीवन में मैंने कभी इतने कम उम्र के 4 स्तरीय कीमियागर के बारे में नहीं सुना। ये लड़का वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसका गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जियो यान ने अपनी स्टोरेज रिंग में सब कुछ पैक किया और एक तेज गति से अपना सोल रोब निकाला और उसे अपने ऊपर डाल लिया। न केवल उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई, बल्कि गोलियों को परिष्कृत करने के बाद वह और भी अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। शेर राजा, खोने का कोई समय नहीं है। जियो यान की पीठ पर बैंगनी बादल के पंख दिखाई दिए। उसकी बढ़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति के साथ पंख और भी अधिक जीवंत लग रहे थे, लगभग एक असली बैंगनी बादल काले अग्नि ईगल के पंखों से अप्रभेद्य। मैं भी जा रहा हूँ, लिटिल फेरी डॉक्टर ने दृढ़ता से कहा। लिटिल फेरी डॉक्टर, आपको यहाँ रहने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी होता है तो आपको तुरंत घाटी छोड़ देनी चाहिए, जियो यान ने उसके कान के पास फुसफुसाया। लेकिन अगर वास्तव में कुछ गलत हो जाता है तो कम से कम अभी भी कोई होगा जो मुझे बचा सकता है। अगर शेर राजा और मैं समय पर वापस नहीं आते हैं तो जिया नान अकादमी जाओ और जियो जुनेर नाम की लड़की को ढूंढो। उसके पास मुझे बचाने का कोई रास्ता होगा, जियो यान ने गंभीरता से निर्देश दिया। जियो यान जानता था कि जुनेर की पृष्ठभूमि सरल नहीं थी। अगर वाकई सबसे बुरा हुआ और एमेथिस्ट विंग लान किंग भी बच नहीं पाया तो शायद सिर्फ जुनेर ही उसे बचा पाएगी। जब उसने उसकी बातें सुनी तो लिटिल फेरी डॉक्टर सिर्फ असहाय होकर आहें भर सकी और सहमति में सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से लिटिल लान किंग बीस्ट टूम जैसी खतरनाक जगह पर जाने का जोखिम नहीं उठाएगा, सिर्फ जियो यान और एमेथिस्ट विंग लान किंग ही जा सकते हैं। यून यून ने कभी नहीं सोचा होगा कि 1 महीने पहले उसने और जियो यान ने लान किंग की खोह में हंगामा मचाया था, लिटिल लान किंग को घायल कर दिया था और एमेथिस्ट लान बर्थ एसेंस और पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल चुरा लिया था। अब लान किंग बीस्ट टूम से 10,000 बीस्ट फ्लेम प्राप्त करने के लिए जियो यान के साथ मिलकर काम करेगा। भाग्य के उतार चढ़ाव वास्तव में बहुत ही भयानक थे, अप्रत्याशित। आकाश में उड़ते हुए जियाओ यान ने एमेथिस्ट विंग लान किंग के पीछे पीछे चलते हुए मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में पूर्वी छोर की ओर गहराई में प्रवेश किया। वह लान किंग की सुरक्षा में निडर होकर आकाश में उड़ता रहा। वे दोनों बादलों के एक समूह से गुजरे और मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के सबसे गहरे हिस्से में एक चट्टान पर पहुंचे। जैसे ही जियाओ यान ने धुंध के बीच नीचे देखा, वह अपने सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। चट्टान के नीचे धुंध भरे घाटी के बेसिन में जहां तक नजर जाती थी, हड्डियां जमीन पर बिखरी हुई थीं, यहां तक कि पहाड़ों में भी ढेर लग गए थे। हड्डियों के इन ढेरों में सभी प्रकार के कंकाल अवशेष थे, मानव हड्डियां और विभिन्न जादुई जानवरों के कंकाल। कुछ जादुई जानवरों के कंकाल केवल एक मानव सिर के आकार के थे, जबकि अन्य 10 मीटर से अधिक ऊंचे थे। जमीन पर बिखरे हुए कई हथियार, कवच, रत्न, औषधीय कड़ाही और यहां तक कि की हुई विधि स्क्रॉल भी थे। हालांकि ये सभी वस्तुएं पहले से ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थीं, जो केवल स्क्रैप में बदल गई थीं। क्या ये सब सालों पहले की उस लड़ाई से हैं? जियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने सामने जमीन को ढंकने वाली हड्डियों को देखा। ये वास्तव में भयानक था। एक अकेले 7वें स्तर के कीमियागर ने ऐसा दृश्य पैदा कर दिया था। उसकी आंखों के सामने चट्टान घाटी बेसिन शायद 300 साल पहले की उस लड़ाई का परिणाम था। 300 साल पहले पूरे मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के लगभग सभी जादुई जानवरों ने 10,000 जानवरों की लौ की रक्षा के लिए उस युद्ध में भाग लिया था। हालांकि परिणाम को पूरी जीत नहीं कहा जा सकता था, एमेथिस्ट विंग लान किंग ने समझाया।
इसने उस समय भी लड़ाई में भाग लिया था, लेकिन उस समय यह अभी तक रैंक 6 तक नहीं पहुंचा था और मुख्य बल का हिस्सा नहीं था। संपूर्ण मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के जादुई जानवर, और फिर भी वे केवल संकीर्ण रूप से जीते थे। यहाँ तक कि जियामा साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा, सांप लोग जनजाति भी, उस समय की मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की तुलना में शायद फीकी थी। चलो अंदर चलते हैं। जियोयान ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने डूक्यू को घुमाया। उसकी नज़र अतुलनीय रूप से तेज हो गई। मैं केवल आपको बीस्ट टूम तक लाने के लिए जिम्मेदार हूँ। नीलम पंख वाले शेर राजा ने सीधे जियोयान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये केवल 10,000 जानवरों की लॉ के स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हुआ था, उसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए नहीं। जियाओयान ने हंसते हुए कहा, शेर राजा, तुम समझदार नहीं हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे बताओगे कि 10,000 जानवरों की लॉ कहाँ स्थित है। यहाँ लॉ की एक भी झिलमिलाहट नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? कम से कम तुम मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ मैं 10,000 जानवरों की लॉ देख सकूं। मैं रास्ते में होने वाली किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। चिंता मत करो, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूं। जैसे ही उसके शब्द निकले, अचानक एक हल्की आवाज़ गूंजी। धुंध के गुबार उसके पीछे इकट्ठा हुए और तुरंत एक मानव सिलहूट में संघनित हो गए। ये धुंधली आकृति एक भूतिया छाया की तरह उस पर झपटी, मानो उसके दिमाग पर आक्रमण करने और उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हो। अचानक एक गुनगुनाहट की आवाज़ के साथ शून्य विकृत हो गया। काली लपटों का एक समूह भूतिया आकृति के चारों ओर एक ब्लैक होल की तरह घूम गया और कुछ ही क्षणों में उसे निगल गया। यहाँ तक कि नीलम पंख वाले शेर राजा भी जियोयान को इतनी आसानी से एक भूतिया आकृति को खत्म करते देख आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि यह अभी भी बीस्ट टूम का बाहरी इलाका था, जहां भूतिया आकृतियां मृतक डू मास्टर्स और डू ग्रैंड मास्टर्स के आक्रोश से बनी थीं, लेकिन उन्हें इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता था। क्या कुछ गड़बड़ है, शेर राजा? अब हम आगे बढ़ सकते हैं, जियोयान ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। इस बार वह 10,000 बीस्ट फ्लेम प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। अध्याय 84, भूमिगत गुफा। एमेथिस्ट विंग लायन किंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तथ्य यह है कि जियाओयान पहले रैंक 3 लिटिल लायन किंग के पंजे से बचने में कामयाब रहा था। इससे पहले ही साबित हो चुका था कि उसकी ताकत निश्चित रूप से एक साधारण डू मास्टर की तरह सरल नहीं थी। ये सिर्फ उसकी सीमाओं की सीमा को न जानने का मामला था। यहाँ की ज़मीन पूरी तरह से मृत है। जियाओयान बीस्ट टूम में चला गया। 300 साल बाद भी घास का एक भी पत्ता नहीं उगा था और मिट्टी पूरी तरह से बेजान थी। कोई कल्पना कर सकता है कि वह लड़ाई कितनी भयंकर रूप से लड़ी गई होगी। जियाओयान एमेथिस्ट विंग लायन किंग के पीछे पीछे चला गया और जैसा कि लायन किंग ने कहा था, वह बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल न होती तो एमेथिस्ट विंग लायन किंग कभी भी किसी इंसान के साथ सहयोग नहीं करता। या यूं कहें कि पूरे मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के जादुई जानवरों में इंसानों के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी। म्याओ, तारांकन। माओवू ने एक भूतिया आकृति के शरीर में पंजा घुसाते हुए ऐसा लग रहा था कि वह एक ऑल यू कैन ईट बुफे में प्रवेश कर गया है। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम भड़क उठी और एक पल में युद्ध में दुखद रूप से मारे गए लोगों के आक्रोश से पैदा हुए भूतिया आंकड़े काली लपटों द्वारा भस्म हो गए और शून्य में बदल गए। केवल डू मास्टर और डू ग्रैंड मास्टर की भूतिया आकृतियों का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि मानव जैसी दिखने वाली डू स्पिरिट भूतिया आकृति भी निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की भक्षण शक्ति से बच नहीं सकती थी। जितना अधिक एमेथिस्ट विंग लायन किंग ने देखा, उतना ही यह गंभीर होता गया। इसने अनुमान लगाया था कि खतरों के बारे में सुनने के बाद बीस्ट टूम में प्रवेश करने की हिम्मत करने के लिए जियोयान के पास अपना खुद का तुरुप का पत्ता होना चाहिए। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह तुरुप का पत्ता इतना भयंकर होगा। वह काली लॉ कोई साधारण लॉ नहीं है। नीलम पंख वाले शेर राजा को यह बात हैरान कर रही थी कि काली लॉ स्पष्ट रूप से बहुत कमज़ोर थी। जब उसने पहली बार गुफा में लॉ देखी थी, तब उसका तापमान लिटिल लायन किंग की नीलम लॉ से भी कम था। हालांकि अब यह कुछ हद तक बढ़ गई थी, लेकिन यह अभी भी लिटिल लायन किंग की नीलम लॉ के बराबर ही थी। फिर भी इसमें एक बेहद भयानक भक्षण करने की क्षमता थी। वे परेशान करने वाली भूतिया आकृतियां एक बार काली लॉ के जरा से भी छू जाने पर पूरी तरह से भस्म होने के भाग्य से शायद ही बच पाती। ये जानना चाहिए कि रैंक 6 नीलम पंख वाले शेर राजा भी जानवर की कब्र में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इन भूतिया आकृतियों से निपटना बेहद मुश्किल था। एक बार जब वे किसी से जुड़ जाते थे तो वे आत्मा को असहनीय दर्द देते थे, जिससे मन में दर्दनाक यादों की बाढ़ आ जाती थी। अगर कोई व्यक्ति समय के साथ इन यादों को बहुत ज़्यादा जमा कर लेता है तो वह अपनी पहचान खो सकता है और पूरी तरह से कोई और बन सकता है। आखिरकार जियाओयान एमेथिस्ट विंग लायन किंग के मार्गदर्शन में एक विशाल खाई पर पहुंच गया। यह क्षेत्र कभी जमीन का एक विशाल विस्तार था, लेकिन 300 साल पहले डू पूर्वजों की लड़ाई के दौरान यह बिखर गया था, जिससे जमीन में एक बहुत बड़ी दरार बन गई थी। दूर तक देखने पर दरार अथाह लग रही थी, जो 10 मील तक फैली एक अथाह गहरी खाई जैसी लग रही थी।
इसे देखकर किसी की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। ये दरार 10,000 जानवरों की लौ के कारण बनी थी। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के भगवान द्वारा 7वें स्तर के कीमियागर के साथ मिलकर नष्ट होने के बाद लौ का कोई मालिक नहीं रहा। नतीजतन भयानक लपटें अनियंत्रित रूप से भड़क उठीं, जिससे घाटी बन गई जो अब उनके सामने थी। विस्फोटित 10,000 जानवरों की ज्वाला जमीन पर गिर गई थी, जिससे पृथ्वी पिघल गई और यह अथाह खाई बन गई। यह एक स्वर्गीय ज्वाला की असली शक्ति है। यह असंख्य जादुई जानवरों की रक्षा कर सकती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर सकती है। और यह केवल 22वीं रैंक वाली 10,000 जानवरों की ज्वाला थी। अगर जियोयान की अंगूठी में हड्डी को ठंडा करने वाली ज्वाला को उसके पिछले मालिक द्वारा परिष्कृत और भंडारण रिंग के भीतर सील नहीं किया गया होता, तो एक बार पूरी तरह से विस्फोट होने पर यह दर्जनों मील के क्षेत्र को जमी हुई बंजर भूमि में बदल सकती थी। माओ वो खाना बंद करो। इन निम्न स्तरीय आक्रोशों का अब तुम पर ज्यादा असर नहीं होता। जियोयान ने मियाओ वो को इशारा किया, जो खुशी से दावत उड़ा रही थी जैसे कि बुफे में हो। म्याओ। माओ वू ने प्रसन्नतापूर्वक चीख निकाली और शून्य से होते हुए जियाओयान के पास वापस आ गया। ये निम्न स्तरीय भूतिया आकृतियां मॉन्स्टर कोर के भीतर मौजूद जानवरों के आक्रोश जितनी पौष्टिक नहीं थीं। जियाओयान ने अनुमान लगाया था कि स्वर्गीय ज्वाला का इन दुष्ट आत्माओं पर एक मजबूत दमनकारी प्रभाव होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रभाव इतना अच्छा होगा। एक बार क्रूर और भयानक भूतिया आकृतियां अब उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करती थीं। हालांकि उनमें बुद्धि की कमी थी, लेकिन उनमें निहिलिटी भक्षण ज्वाला का सहज भय विकसित हो गया था। वास्तव में दूसरे स्थान पर रहने वाली निहिलिटी भक्षण ज्वाला की बीज ज्वाला होने के योग्य। अगर यह सिर्फ इसकी बीज ज्वाला की शक्ति है, तो असली निहिलिटी भक्षण ज्वाला की शक्ति कैसी होगी? जियाओयान सोचने से खुद को रोक नहीं सका। चलो चलते हैं। इन शब्दों के साथ नीलम पंख वाले शेर राजा ने जियाओयान को लिया और उनके सामने खाई में कूद गया। वे दोनों एक पल में अंधेरे में गायब हो गए। जैसे ही जियाओयान नीलम पंख वाले शेर राजा का पीछा करते हुए नीचे की ओर गहरी खाई में गया, उसने एक आग की छड़ी जलाई और पाया कि नीचे की जगह ऊपर की दरार से भी ज्यादा विस्तृत थी। इसके अलावा इस भूमिगत क्षेत्र में कई सुरंगें फैली हुई थीं। अकेले अंदर जाने का मतलब इस भूल भुलैया में खो जाना था। इन सुरंगों को पिछले 300 सालों में अनगिनत जादुई जानवरों ने खोदा था, सभी 10,000 जानवरों की लौ की तलाश में। केवल जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के जादुई जानवर ही इसके सटीक स्थान को समझ सकते हैं। भले ही आपको पता हो कि 10,000 जानवरों की लौ यहाँ है, आप इसे कभी भी अपने आप नहीं पा सकेंगे, नीलम पंख वाले शेर राजा ने गर्व से कहा। जियाओयान ने शेर राजा को एक तरफ से देखा। वह लगभग बेवकूफ़ बन चुका था। जादुई जानवर के बिना 10,000 जानवरों की लौ का पता लगाना असंभव होता। कोई आश्चर्य नहीं कि आत्माओं के हॉल के लोगों ने इसके अस्तित्व के बारे में केवल अफवाहें सुनी थीं, लेकिन कभी भी इसका स्थान निर्धारित नहीं कर पाए। जियाओयान की नाक फड़कने लगी क्योंकि उसे एक लुभावनी खुशबू की गंध आई। स्रोत की ओर देखते हुए उसने कहा, ओह, यह 100 साल का पृथ्वी गैनोडर्मा है। लगभग 2 हथेलियों के आकार का एक बड़ा पृथ्वी गैनोडर्मा गुफा के एकांत कोने में चुपचाप पनप रहा था। अगर उसकी गंध की तीव्र भावना और औषधीय जड़ी बूटियों की खुशबू के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता न होती, तो वह इस कीमती घटक को अनदेखा कर सकता था। 100 साल का पृथ्वी गैनोडर्मा शीर्ष 4 स्तरीय स्पिरिट ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री में से एक था। जैसा कि नाम से पता चलता है, गोली का प्रभाव डू स्पिरिट क्षेत्र में सफलता की दर को बढ़ाना था, जिसमें गोली की गुणवत्ता के आधार पर सुधार की डिग्री अलग अलग थी। अपने होठों को चाटते हुए जियाओयान ने सावधानी से एक हथौड़ा और एक छेनी निकाली और मिट्टी को सावधानी से छील दिया। औषधीय जड़ी बूटियों की कटाई करते समय मुख्य भाग को नुकसान न पहुंचाना महत्वपूर्ण था। जड़ी बूटी को कोई भी नुकसान न केवल इसके औषधीय गुणों को कम करेगा, बल्कि गोली शोधन प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों की संभावना को भी बढ़ाएगा। उसने खुदाई से प्राप्त 100 साल की पृथ्वी गैनोडर्मा को अत्यंत सावधानी से अपने भंडारण रिंग में रखा, फिर भूमिगत गुफाओं के जटिल नेटवर्क का सर्वेक्षण किया और उत्साह से कहा, क्या यह एक खजाना हो सकता है? ऊपर के बंजर बेजान परिदृश्य से जियाओयान ने शुरू में अनुमान लगाया था कि भूमिगत एक समान रूप से खतरनाक और उजाड़ क्षेत्र होगा। उसके आश्चर्य के लिए ये खजाने का एक छिपा हुआ भंडार निकला। एक स्वर्गीय ज्वाला का जन्मस्थान स्वाभाविक रूप से विभिन्न दुर्लभ खजाने का उत्पादन करता है। हालांकि यह वह स्थान नहीं था जहां 10,000 जानवरों की लौ का जन्म हुआ था, लेकिन पिछले 300 वर्षों से यहां इसकी मौजूदगी ने इस क्षेत्र को पोषित किया है, जिससे ये कीमती सामग्रियों के विकास के लिए और भी अनुकूल हो गया है। पिछले 3 शताब्दियों में कई जादुई जानवर 10,000 जानवरों की लौ की तलाश में इस भूमिगत क्षेत्र में आए थे, ताकि वे अपने शरीर को संयमित कर सकें और अपनी रक्त रेखा की सीमाओं को तोड़ सकें। ये जादुई जानवर अक्सर अपने शरीर पर औषधीय जड़ी बूटियों के बीज रखते थे, जो इस वातावरण में जड़ जमाते और पनपते थे। 10,000 जानवरों की लौ की मौजूदगी के साथ ये जगह दुर्लभ खजानों और विदेशी जड़ी बूटियों का खजाना बन गई।
एक पल के लिए जियाओ यान इतना उत्साहित हो गया कि उसे यहाँ की हर इंच मिट्टी खोदने का मन हुआ। हालांकि जैसे ही वह अपनी भरपूर फसल की खुशी में डूबा हुआ एक धुन गुनगुना रहा था, अचानक और चुपचाप एक काली आकृति उसके पीछे की मिट्टी से उभरी। एक विषैला सांप जो केवल एक हाथ जितना मोटा था अचानक बाहर निकला तथा अपने तीखे नुकीले दांत दिखाते हुए उसकी गर्दन के पीछे की ओर झपटा। एकमात्र रैंक 2 जादुई जानवर मुझ पर घात लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोयान ने व्यंग्य किया और घूम गया। उसकी 5 उंगलियां एक पंजे की तरह बन गईं और उसने सांप के महत्वपूर्ण बिंदु को पकड़ लिया। उसकी हथेली से तुरंत काली लपटें फूट पड़ीं। भयानक रूप से उच्च तापमान ने रैंक 2 के विषैले सांप को कोयले में बदल दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही एक शीर्ष 4 स्तरीय कीमियागर के बराबर थी। उस पर घात लगाना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा खुद एक कीमियागर के रूप में वह जानता था कि जादुई जानवर निश्चित रूप से वहां मौजूद होंगे जहां स्वर्गीय खजाने मौजूद थे। ये जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की सबसे गहरी पहुंच में विशेष रूप से सच था, जहां कई जादुई जानवरों का अस्तित्व निश्चित था। इस तरफ नीलम पंख वाले शेर राजा ने शांति से उन शब्दों को कहने से पहले केवल एक सरसरी नजर डाली और बाईं ओर बढ़ गया। ये छोटी मोटी धमकियां बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं थीं, असली खतरे अभी भी आगे थे। जियो ने बहुत कम सोचा। यान और एमेथिस्ट विंगलान किंग को पता है कि बीस्टूम की खाई के दूसरे छोर पर 2 आकृतियां चुपचाप अंदर कूद गई थीं। अरे दोस्तों, अब आप मेरे पट्रियन पर मेरे दूसरे अनुवाद प्रोजेक्ट के पहले अध्यायों तक जल्दी पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इस घोषणा के अनुसार 16 अध्याय मुफ्त सदस्यों के लिए जारी किए गए हैं। ये दूसरा प्रोजेक्ट एक डोलो डालू टू फैनफिक है जिसका नाम ग्लोरी ऑफ द अनरिवील्ड एंजल है। आपको बस एक मुफ्त या सशुल्क टियर सदस्य के रूप में सदस्यता लेनी है और अपने टियर के लिए वर्तमान में उपलब्ध सभी अध्यायों तक पहुंचने के लिए संग्रह टैब में प्रवेश करना है। एक बार जब नियमित अध्यायों की अच्छी संख्या जमा हो जाएगी तो मैं कहानी को अन्य प्लेटफॉर्म पर भी प्रकाशित करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उस बेहतरीन कहानी को एक मौका देंगे। इसे पढ़कर अच्छा लगा और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 85 याओली। ये सब क्या हैं? जियाओयान ने अपने विस्फोटक कदमों को एक जोरदार धमाके के साथ सक्रिय किया और हमले से बचने के लिए अत्यधिक गति से पीछे की ओर छलांग लगाए। वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित था क्योंकि वह अपने सामने 3 अलग अलग प्रकार के जादुई जानवरों को देख रहा था। उसका ऑक्टिन ब्लास्ट इन जादुई जानवरों को एक ही मुक्के से मारने में विफल रहा था। अगर एमेथिस्ट विंगलान किंग को उसके विचार पता होते तो वह उसका मजाक उड़ाता। एक साधारण डू मास्टर रैंक 3 जादुई जानवरों को एक ही शॉट में मारना चाहता था। क्या वह अपना दिमाग खो चुका था? यहाँ तक कि जब किसी के दायरे से ऊपर लड़ने की बात आती है तो भी कोई इसे कितनी दूर तक धकेल सकता है, इसकी सीमाएं होती हैं। ये जादुई जानवर वे हैं जो पिछले 300 सालों में 10,000 जानवरों की लौ की तलाश में जानवरों की कब्र में घुसे थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी लौ को पा गए लेकिन इसकी दूषित ऊर्जा से भ्रष्ट हो गए। उनकी आत्माएं जानवरों की कब्र की भूतिया आकृतियों में विलीन हो गईं, जिससे वे जानवरों के गुलाम बन गए। नीलम पंखों वाले शेर राजा ने समझाया। क्योंकि उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया, दीवार के सहारे झुक गया और चुपचाप जियाओयान पर हमला होते हुए देखा। उसने मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसे व्यवहारिक रूप से एक दर्शक के रूप में अपनी भूमिका पूरी करने के लिए बस कुछ पॉपकॉर्न की कमी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके शरीर इतने मजबूत हैं। यहाँ तक कि मेरे द्वारा पूर्णता से विकसित ऑक्टेन ब्लास्ट भी उनके शरीर को चकनाचूर नहीं कर सकता। ये जादुई जानवर 10,000 जानवरों की लौ के स्थान पर पहुंच गए थे और इससे मजबूत हो गए थे। हालांकि अंत में वे लौ को विरासत में पाने में विफल रहे और इसके बजाय उनकी आत्माएं मिट गईं और वे लौ के गुलाम बन गए। ऑक्टेन ब्लास्ट की शक्ति को पूर्ण महारत के साथ विकसित किया गया, जो कि प्रवेश स्तर के डी क्लास डू तकनीक के बराबर थी। हालांकि जियाओयान की साधना का स्तर उच्च नहीं था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति एक औसत रैंक 3 जादुई जानवर से अधिक थी। ऑक्टेन ब्लास्ट की विस्फोटक छिपी शक्ति कुछ कमजोर रैंक 3 जादुई जानवरों को तुरंत मार सकती थी। पागल शेर का जाप। डूक्यूई लबादे जैसी ऊर्जा की एक परत ने उसके पूरे शरीर को ढंक लिया। अपनी स्टोरेज रिंग को हिलाने के साथ ही उसके हाथ में भारी जुबान शासक प्रकट हुआ। जैसे ही उसकी एकाग्रता बढ़ी, उसकी हथेली ने भारी जुबान शासक को कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर के भीतर क्यूई चक्रवात से डूक्यूई के धागे बहने लगे, जो युद्ध के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करने के लिए उसके माध्यम से बह रहे थे। इस पल में जियाओयान पूरी तरह से बदल गया। वह अपने हाथ में भारी जुबान शासक के साथ लंबा और प्रभावशाली खड़ा था। शासक के विशाल वजन ने उसे एक पहाड़ की तरह अचल बना दिया, इस दुनिया में किसी भी चीज से अधिक। दहाड़ दहाड़ दहाड़। मगरमच्छ जैसा दिखने वाला एक जानवर गुलाम चारों पैरों पर आगे बढ़ा। उसके शल्क ठंडी रोशनी से चमक रहे थे, मानो किसी भी हमले को झेलने में सक्षम हो। जियाओयान की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर की ओर बढ़ गई। उसकी बढ़ी हुई धारणा में दुनिया बहुत अलग दिखाई दी।
हमलावर जानवर गुलाम की हरकतें धीमी होती दिख रही थीं और उसकी रक्त वाहिकाओं का प्रवाह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। एक कोमल लिफ्ट के साथ उसने दोनों हाथों से भारी जुबान शासक को कसकर पकड़ लिया और एक सरल ऊपर की ओर वार किया। कोई फैंसी तकनीक नहीं थी, बस एक सीधा अलंकृत ऊपर की ओर वार। एक जबरदस्त भारी धमाका हुआ जब वार जानवर गुलाम के जबड़े से टकराया, उसे हवा में उछाल दिया और उसके बिना कवच वाले पेट को उजागर कर दिया। एक तेज बदलाव में उसके दाहिने हाथ ने अपने पिछले जीवन से ब्लैक टाइगर स्टील सॉर्ड तकनीक के समान एक पंजा बनाया और उसे जानवर गुलाम के पेट में घुसा दिया। काली लपटें एक फुसफुसाहट के साथ फूट पड़ीं और जानवर दास के भीतर से एक तीखी भूतिया चीख निकली। जियाओ यान ने जानवर दास के शरीर से भूतिया आकृति को निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। माओवू ऊपर से प्रकट हुए और उन्होंने काली लपटों का एक गोला उगला जिसने भूतिया आकृति को घेर लिया और उसे लगातार जलाकर राख कर दिया। ये भूतिया आकृतियां जानवर मकबरे के बाहरी इलाकों में रहने वालों की तुलना में ज्यादा मानवीय जैसी थीं। वे दिल दहला देने वाली चीखें निकाल रहे थे और शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला द्वारा जलाए जाने पर उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे। दो गड़गड़ाहट भरी धमाकेदार आवाजें सुनाई दीं। जियाओ यान ने अपने विस्फोटक कदम उठाए और एक दूसरे जानवर दास की ओर जेड आकार के पैटर्न में आगे बढ़ा। हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए उसने जुबान हैवी रूलर को एक साधारण लेकिन जोरदार प्रहार में नीचे गिरा दिया। ये कहना कि जियाओ यान ने नीचे की ओर वार किया गलत होगा। अधिक सटीक रूप से उसने दोनों हाथों का उपयोग करके अपनी पूरी ताकत से नीचे दबाया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने शरीर का पूरा वजन उस पशु दास को दबाने में लगा रहा हो। भारी जुबान शासक एक पहाड़ की तरह नीचे उतरा, जिसका विशाल वजन डू क्यूई द्वारा संचालित पागल शेर मंत्र द्वारा बढ़ाया गया था। इस भयानक गुरुत्वाकर्षण बल ने जानवर दास को सीधे शासक के नीचे दबा दिया। जियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति ने जानवर दास के भीतर भूतिया आकृति को बंद कर दिया। उसकी 5 उंगलियां उसके शरीर में घुस गईं और काली लपटों का उपयोग करके सीधे भूतिया आकृति को बाहर निकाल दिया। ज्वाला विभक्त सुनामी। जियाओ यान ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने पहले ही महसूस कर लिया था कि अंतिम जानवर दास उसकी ओर झपट रहा है। जिस क्षण वह मुड़ा, बिना किसी दूसरे विचार के उसने ज्वाला विभक्त सुनामी को छोड़ दिया। काली लपटों ने पूरे भारी जुबान शासक को घेर लिया। जैसे ही जियाओ यान ने भारी जुबान शासक को नीचे की ओर घुमाया, दुनिया की ऊर्जा बढ़ गई। गुफा में एक कुचला हुआ निशान दिखाई दिया और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। ये शून्यता भक्षण ज्वाला की शक्ति थी। इसने खाली जगह के एक छोटे से हिस्से को जला दिया था। ऐसी शक्ति बेहद भयावह थी। उस क्षणभंगुर क्षण में ऐसा लग रहा था मानो काली ज्वाला से घिरे शासक की चमक अंतरिक्ष को भी चीर सकती है। धमाका धमाका धमाका। शून्यता भक्षण ज्वाला से भरी ज्वाला विभाजक सुनामी भयानक रूप से शक्तिशाली थी। जटिल और घुमावदार गुफा प्रणाली को चीर दिया गया। इसके बाद कई बड़े छेद हो गए। न केवल जानवर दासों के भीतर भूतिया आकृतियां नष्ट हो गईं, बल्कि 10,000 जानवर ज्वाला द्वारा बढ़ाए गए उनके भौतिक शरीर भी शून्य में गायब हो गए। नीलम पंख वाले शेर राजा ने आश्चर्य से हौंफते हुए जियाओ यान को देखा। उसका दिल सदमे से कांप रहा था। इस डू तकनीक की शक्ति, अगर उसकी कमजोर साधना न होती तो वह पूरी गुफा को चीर सकता था। जियाओ यान ने अपने डू क्यू को फिर से भरने के लिए अपने मुंह में एक तीसरी श्रेणी की ग्रैंड क्यू रिकवरी पिल डाली। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के साथ संयोजन में डी क्लास डू तकनीक का उपयोग करने से खपत वास्तव में बहुत अधिक थी। हालांकि इसमें जो शक्ति थी वह भी बेजोड़ थी। 7 स्टार स्तर से नीचे के डू ग्रैंड मास्टर इस प्रहार का सामना करने में असमर्थ होंगे। उन्नत डू स्पिरिट आत्मा शरीर, हालांकि वे थोड़े अलग हैं। अपनी डू क्यू को पुनः प्राप्त करने के बाद जियाओ यान ने 3 भूतिया आकृतियों को भस्म होते हुए देखने के लिए अपना सिर उठाया। ये भूतिया आकृतियां बाहर की आकृतियों से थोड़ी भिन्न थीं। कम से कम उनके पास उच्च बुद्धि थी और जलने पर वे चिल्लाते थे। आमतौर पर डू आत्माएं जिन्होंने अपनी आत्माओं की खेती नहीं की थी, वे आत्मा शरीर का निर्माण नहीं कर सकती थीं। हालांकि बीस्ट टूम की अनूठी प्रकृति के कारण वे मजबूत व्यक्ति जो मरने के लिए तैयार नहीं थे, आक्रोश के साथ विलीन हो गए और ऐसे भूतिया प्राणियों में बदल गए। माओवू ने 3 भूतिया आकृतियों को देखा जिन्हें पूर्णता के लिए बुना गया था और उन्हें एक घूंट में निगलने के लिए अपना मुंह खोला। म्याओ नोन स्माइली फेस एम। इसने संतुष्ट डकार भी ली। उन्नत डू आत्माएं अभी भी बहुत कमजोर हैं। अगर यह डू राजा की भूतिया आकृति को खा सकती है, तो शून्यता भक्षण ज्वाला की शक्ति एक और पायदान ऊपर उठ जाएगी। फिर ज्वाला को मुक्त करना सुनामी को विभाजित करने से मैं 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर को मार सकता हूं। जियाओ यान ने चुपचाप गणना की। यह इस समय था कि जियाओ यान को अचानक एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभूति का आभास हुआ जो आगे की गुफा से आ रही थी। यह आध्यात्मिक अनुभूति अत्यंत शक्तिशाली थी, जो 5वीं श्रेणी के कीमियागर की अनुभूति के बराबर थी। बिना सोचे समझे जियाओ यान ने तेजी से शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला को वापस खींच लिया और अपने पूरे शरीर को ढकते हुए अपने सोल रोब के हुड को अपने सिर पर खींच लिया।
एक पल में उसने खुद को पास की एक गुफा की छाया में छिपा लिया। जियाओयान के छिपने के कुछ ही सेकंड बाद दो आकृतियां दिखाई दी जैसे कि वे पतली हवा से प्रकट हुई हों। जब आकृतियां सामने आईं, तभी जियाओयान ने उन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना। वे एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक युवा व्यक्ति थे। युवा व्यक्ति ने मेडिसिन याओ के चरित्र के साथ एक लबादा पहना था। मेडिसिन कीमियागर एसोसिएशन के लोग। नहीं, ये सही नहीं है। मुझे याद है कि सिस्टर याफी ने कहा था कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के वस्त्रों पर औषधीय कड़ाही का प्रतीक होता है, न कि अक्षर। जियोयान ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। उस पल उसे बेवजह वे शब्द याद आ गए जो हुन लाओ गुई ने उसे आध्यात्मिक संचरण के माध्यम से बताए थे, इससे पहले कि वह आत्मा बलिदान पुरानी दुकान से विदा हो। यदि आपको स्वर्गीय ज्वाला की आवश्यकता है तो याओ कबीले और यान कबीले, उन दो भगवान कबीलों से सावधान रहें। क्या ये दोनों याओ कबीले से हैं? 10,000 जानवरों की ज्वाला के लिए यहाँ आए हैं। याओ चरित्र के साथ लबादा पहने हुए युवक ने बाईं और दाईं ओर देखा, अपनी आंखों में नीलम पंख वाले शेर राजा को बिल्कुल भी नहीं देखा। अजीब बात है, मैंने कुछ ही क्षण पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ स्वर्गीय ज्वाला के उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। ये कैसे गायब हो गया? युवक ने खुद से कहा, उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। याओ ली, क्या ये हो सकता है कि आपने नीलम पंख वाले शेर राजा की नीलम जानवर की ज्वाला को महसूस किया हो? बुजुर्ग व्यक्ति ने दूरी में नीलम पंख वाले शेर राजा की ओर एक तिरछी नजर डाली, उसका स्वर उदासीन था। आध्यात्मिक उतार चढ़ाव की लहरें पूरे क्षेत्र में फैल गईं, लेकिन याओ ली नामक इस व्यक्ति ने चाहे कितनी भी सावधानी से समझने की कोशिश की हो, वह खाली हाथ आया। असंभव। एमेथिस्ट बीस्ट फ्लेम जैसी कचरा लॉ का उल्लेख स्वर्गीय लॉ के साथ कैसे किया जा सकता है? मैं कम से कम एक 5वीं श्रेणी का कीमियागर हूँ। मैं संभवतः इतनी कम स्तर की गलती नहीं कर सकता। दहाड़ एमेथिस्ट विंगलान किंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बच्चा, क्या तुम मरना चाहते हो? याओ ली ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, उसके शब्दों में मजाक था। मुंह लाओ, मैं इसके उच्चारण को क्यों नहीं समझ सकता। एक पल में यूं से भी अधिक भयानक आभा बूढ़े आदमी के शरीर से फूट पड़ी। एक उन्नत दू सम्राट। अध्याय 86। बीस्ट टूम के पीछे का सच। उन्नत दू सम्राट। जियाओयान ने भौहें सिकोड़ीं। ये बुजुर्ग आदमी वास्तव में एक उन्नत दू सम्राट था। हालांकि जियाओयान ने पहले कभी किसी उन्नत दू सम्राट का सामना नहीं किया था, लेकिन वह यून के बारे में जानता था। यून की ताकत 3 सितारा चरण के आसपास थी, जो लगभग 4 सितारा डू सम्राट चरण तक पहुंच रही थी। इस बुजुर्ग आदमी की ताकत उससे काफी हद तक आगे निकल गई। कम से कम वह 6 सितारा या उससे ऊपर का डू सम्राट है। एमेथिस्ट विंगलान किंग एक रैंक 6 जादुई जानवर था। इसकी नज़दीकी लड़ाई की क्षमताएं 5 सितारा डू सम्राट के बराबर भी थीं। हालांकि परिस्थितियों के बावजूद 6 सितारों या उससे ऊपर के कुलीन डू सम्राट विशेषज्ञ को हराने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा जब एमेथिस्ट विंगलान किंग ने बूढ़े आदमी से निकलने वाले भयानक दबाव को महसूस किया, तो उसे एहसास हुआ कि इस बूढ़े आदमी की असली ताकत 7 सितारा डू सम्राट की थी। भले ही वह यून के साथ मिल जाए, लेकिन वे शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसके शरीर से बैंगनी रंग की एमेथिस्ट बीस्ट फ्लेम की लपटें निकल रही थीं। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के बीस्ट सम्राट के रूप में उसकी गरिमा उसे पीछे हटने की अनुमति नहीं देगी। मानव, ये मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज है। यह आपके लिए जंगली दौड़ने की जगह नहीं है। एमेथिस्ट विंगलान किंग ने दहाड़ लगाए। आखिरकार ये मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराई थी और यह आसपास का सबसे मजबूत जादुई जानवर नहीं था। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के भीतर अभी भी रैंक 7 जादुई जानवर था। हालांकि जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, वह उस रैंक 7 जादुई जानवर को शामिल करने की कोई इच्छा नहीं रखता था। बुजुर्ग व्यक्ति ने संबोधित किया, जबकि म्यूलाओ ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और अपने पीछे खड़े युवक की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। ये स्पष्ट था कि उसके पीछे 5वीं श्रेणी का कीमियागर उससे कहीं ज्यादा ऊंचा दर्जा और पद रखता था। याओ ली ने भी अपनी भौहें सिकुड़ीं। इस बार कबीले से बाहर निकलने का उसका उद्देश्य सिर्फ 10,000 जानवरों की लौ के लिए था। इसके अलावा वह 300 साल पहले हुई घटनाओं से अच्छी तरह वाकिफ था। 3 डू पूर्वज संप्रदायों और एक 7वीं श्रेणी के कीमियागर की संयुक्त शक्ति के साथ भी वे अंततः मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के अनगिनत जादुई जानवरों से 10,000 जानवरों की लौ को जब्त करने में विफल रहे। इस प्रकार उसने 7 सितारा डू सम्राट को साथ लाने और 10,000 जानवरों की लौ को चुराने के लिए चुपके से घुसपैठ करने का विकल्प चुना था। अगर संयोग से नीलम पंख वाले शेर राजा के साथ लड़ाई में जानवरों की बाढ़ आ जाती, तो यह उसके इरादों के अनुरूप नहीं होता। हालांकि याओ ली तुरंत नहीं गया। उसने लगातार अपने आध्यात्मिक बोध का इस्तेमाल आसपास के वातावरण को स्कैन करने और महसूस करने के लिए किया, यहाँ तक कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए 4 स्तरीय गोली का सेवन भी किया। हालांकि परिणाम निरर्थक रहा। ये कैसे हो सकता है? क्या ये भाग सकता है? असंभव। म्यूलाओ एक 7 सितारा डू सम्राट है।
किसी को उससे तेज होने के लिए क्या उन्हें शीर्ष डू सम्राट या यहाँ तक कि डू पूर्वज होने की आवश्यकता नहीं है। याओ ली ने अपने स्वयं के निर्णय पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। शायद नीलम पंख वाले शेर राजा ने एक बार अपने शरीर को शांत करने के लिए 10,000 जानवरों की लौ उधार ली थी, जिससे उसके नीलम जानवर की लौ में 10,000 जानवरों की लौ का संकेत मिला। शायद इसीलिए आपको स्वर्गीय लौ के उतार चढ़ाव का एहसास हुआ, एल्दम्यू ने शांति से कहा। एक पल की चुप्पी के बाद याओ ली ने अपनी आध्यात्मिक धारणा को वापस ले लिया और कहा, म्यू लाओ, चलो चलते हैं। दोनों आकृतियां दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद ही जियाओ यान ने आखिरकार राहत की सांस ली। ये सोल रोब वास्तव में सोल स्टेट के नीचे आध्यात्मिक धारणा से रक्षा कर सकता है। जियाओ यान खुद को भाग्यशाली महसूस करने से नहीं रोक सका कि उसने पहले सोल पाथ में डी क्लास मूल्यांकन तक पहुंचने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा किया था, जिससे उसे डी क्लास सोल दूत और यह डी क्लास सोल रोब की उपाधि मिली। अगर उसे खोज लिया गया होता तो उसे ये भी नहीं पता होता कि एडवांस डू सम्राट से कैसे बचना है। नीलम पंख वाले शेर राजा को स्वाभाविक रूप से जियाओ यान का सटीक स्थान पता था। वास्तव में जियाओ यान की स्थिति उसके शरीर द्वारा सुविधाजनक रूप से अस्पष्ट थी। याओ ली ने अपनी आध्यात्मिक धारणा पर बहुत अधिक भरोसा किया। अगर उसने नीलम पंख वाले शेर राजा के चारों ओर चक्कर लगाया होता तो वह निस्संदेह जियाओ यान को खोज लेता। तुम्हारा वह रोब कोई साधारण चीज नहीं है। नीलम पंख वाले शेर राजा ने अनुमान लगाया कि वे लोग जियाओ यान की उपस्थिति का पता क्यों नहीं लगा सके। उसका रोब आध्यात्मिक धारणा से रक्षा कर सकता था। आत्मरक्षा के किसी साधन के बिना बाहर निकलना निश्चित रूप से शीघ्र मृत्यु का कारण बनता है। जियो यान धीरे धीरे छाया से बाहर आया। नीलम पंख वाले शेर राजा ने ठंडी हंसी में कहा, हालांकि ऐसा लगता है कि इस बार तुम्हें हार माननी पड़ेगी। वह बुजुर्ग आदमी 7 सितारा डू सम्राट है। तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम अपनी ताकत से वैसे भी 10,000 जानवरों की लौ के स्थान तक नहीं पहुंच पाओगे। नीलम पंख वाले शेर राजा ने स्वाभाविक रूप से गुफा के केंद्र में जाने का साहस किया था और शुद्ध 10,000 जानवरों की लौ की एक झलक भी हासिल कर ली थी। गुफा में कई रैंक 4 और यहाँ तक कि रैंक 5 के जानवर दास भी थे। हालांकि जियाओ यान अपने साथियों के बीच बेजोड़ हो सकता है और विभिन्न क्षेत्रों में लड़ने में सक्षम हो सकता है, लेकिन 2 या 3 प्रमुख क्षेत्रों की असमानता को दूर करना असंभव था। हालांकि दुर्जय जानवर दासों का सामना करना निश्चित नहीं था, लेकिन उनसे पूरी तरह से बचने के लिए असाधारण भाग्य की आवश्यकता होगी। शेर राजा, हमारा समझौता था कि तुम मुझे 10,000 जानवरों की लौ तक ले जाओगे। क्या तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो? मैं तुम्हें अभी वहां ले जा सकता हूं, लेकिन वहां पहुंचने में तुम्हारी असमर्थता तुम्हारी कमजोरी के कारण है। नीलम पंख वाले शेर राजा ने उसके शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जियाओ यान ने दुखी होकर अपना गाल रगड़ा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। शेर राजा, हम एक दूसरे से काफी परिचित हो गए हैं। चलो खुलकर बात करते हैं, है न? इस दुनिया में ऐसा कोई सौदा नहीं है जो नहीं किया जा सकता। बस सवाल यह है कि क्या दांव काफी ऊंचे हैं। निश्चित रूप से तुम नहीं चाहते कि 10,000 जानवरों की लौ उन 2 असभ्य लोगों के हाथों में पड़ जाए, है न? नीलम पंख वाले शेर राजा को जवाब देने की इच्छा हुई। तुम दोनों शुरू में उनसे भी ज्यादा असभ्य थे। एक 7वीं स्तरीय गोली, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल के अलावा आपको 3 साल में मुझे एक और 7वीं स्तरीय गोली देनी होगी। समय आने पर हम तय करेंगे कि यह किस तरह की होगी। 2 सम्राट की सहायता लेने के लिए आमतौर पर 6ठी स्तरीय गोली की आवश्यकता होती है, जिससे 7वीं स्तरीय गोली का नुकसान होता है। हालांकि जियाओ यान के पास वर्तमान में विकल्पों की कमी थी और वह खुद वर्तमान में 7वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने में असमर्थ था। एमेथिस्ट विंग लान किंग ने स्पष्ट रूप से सट्टा निवेश की कला को समझ लिया था। रैंक 6 के जादुई जानवर के लिए 7वीं स्तरीय गोली प्राप्त करने के लिए भाग्य और साधनों का एक उपाय वास्तव में आवश्यक था। सौदा, अब मुझे जितनी जल्दी हो सके 10,000 जानवरों की लौ के स्थान पर ले चलो। जियो यान बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। जैसा कि कहावत है, जब आप गहरे कर्ज में हो तो एक और क्या मायने रखता है। उसके पास पहले से ही एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल बकाया था, इसलिए उसे एक और लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। निश्चिंत रहें, वे हमसे तेज नहीं होंगे क्योंकि 10,000 जानवरों की लौ सुरंगों से होकर गुजरती है। नीलम पंख वाले शेर राजा की आंखों में चालाकी की झलक दिखी। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ की सुरंगें इतनी जटिल और आपस में जुड़ी हुई हैं, यह इसी कारण से है। जियो यान को आखिरकार समझ में आ गया कि यहाँ आने वाले जादुई जानवरों को हर जगह सुरंग क्यों खोदनी पड़ती है। पता चला कि 10,000 जानवरों की लौ चल सकती है। एमेथिस्ट विंग लान किंग की पीठ पर बैठे जियो यान ने देखा कि रास्ते में मिलने वाले जानवर दासों को तरबूज और सब्जियां काटने की तरह आसानी से मार दिया जा रहा है। चाहे वे रैंक 3, रैंक 4 या रैंक 5 के हों, कोई भी एमेथिस्ट विंग लान किंग के मुकाबले में नहीं था। जियो यान ने सुनिश्चित किया कि एमेथिस्ट विंग लान किंग द्वारा मारे गए जानवर दासों को बर्बाद न होने दिया जाए। उसने निहिलिटी भक्षण करने वाली लौ को उन सभी को भस्म करने दिया।
चाहे वे कितने भी अराजक अवशेष क्यों न हो, दुनिया में किसी भी चीज़ को भस्म करने वाली लॉ के सामने वे सभी बच्चे के फॉर्मूले की तरह थे। जब तक निहिलिटी भक्षण करने वाली लॉ को मजबूत किया जा सकता है, तब तक 10,000 जानवरों की लॉ को परिष्कृत करने की उसकी संभावना और भी बढ़ जाएगी। शेर राजा, रुको, ज़ियाओ यान ने अचानक गहरी आवाज़ में पुकारा। हमें अभी भी काफ़ी आगे जाना है। अगर हम उनसे धीमे रहे तो आपको 10,000 जानवरों की लॉ को परिष्कृत करने का मौका नहीं मिलेगा, नीलम पंख वाले शेर राजा ने हैरान होकर कहा। ज़ियाओ यान की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह साफ सुरंगों के चारों ओर देख रहा था। हमें काफ़ी समय से एक भी जानवर गुलाम नहीं मिला है। तभी नीलम पंख वाले शेर राजा को झटके से एहसास हुआ कि काफ़ी समय से एक भी जानवर गुलाम नहीं दिखाई दिया है। संयोग नहीं, ये सही नहीं है। यहाँ जादुई जानवरों के कई नए निशान हैं जो साबित करते हैं कि कुछ समय पहले यहाँ काफ़ी संख्या में जानवर गुलाम रहे होंगे। एक अशुभ पूर्वाभास ने अचानक ज़ियाओ यान को जकड़ लिया। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ युद्ध के कोई संकेत नहीं हैं। अगर उस बूढ़े ने कोई कार्रवाई भी की होती तो भी उसके पीछे निशान रह जाने चाहिए थे। इस समय चीज़ें और भी खराब लगने लगी क्योंकि एमेथिस्ट विंग लान किंग ने ज़ियाओ यान को अंदर की ओर ले जाना जारी रखा। चाहे वे कितनी भी दूर उड़ें, उन्हें एक भी जानवर गुलाम नहीं मिला, मानो पूरी गुफा में मौजूद सभी जानवर गुलाम अचानक गायब हो गए हों। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। ज़ियाओ यान ने खुद को सोल रोप से ढक लिया और एमेथिस्ट विंग लान किंग की पीठ पर छिप गया, जिससे उसका फर उसे छिपा रहा। जब एमेथिस्ट विंग लान किंग लाल चमक छोड़ते हुए सुरंग से बाहर निकला तो उनके सामने का दृश्य ज़ियाओ यान और एमेथिस्ट विंग लान किंग दोनों को अचंभित कर गया। लाल लपटों वाला एक विशाल जादुई जानवर अपने पूरे शरीर पर चमकते हुए शांति से सो रहा था। ज़ियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यह अग्नि जानवर 10,000 जानवर की ज्वाला का असली रूप था। हालांकि उसे जो चौंका रहा था वह 10,000 जानवर की ज्वाला नहीं थी, हजारों जानवरों की ज्वाला, लेकिन विशाल भूमिगत हॉल में घनी भीड़ में खड़े अनगिनत जानवर दासों का दृश्य। सभी जानवर दास सैनिकों की तरह खड़े थे, आज्ञाकारी रूप से एक ही आदमी के आदेशों का पालन कर रहे थे। याओली आग के जानवर का सामना करते हुए खड़ा था और उसकी पीठ हवा में नीलम पंख वाले शेर राजा की ओर थी। उसने उदासीनता से कहा, तुमने कुछ अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण काम किया है। तुमने वास्तव में नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा, है ना, नीलम पंख वाले शेर राजा। अध्याय 87। बहुत परिचित। ज़ियाओ यान अब निश्चित हो सकता था। रास्ते में कोई जानवर दास क्यों नहीं था, इसका रहस्य आखिरकार सुलझ गया। सभी जानवर दासों ने वास्तव में याओली की आज्ञा का पालन किया था और 10,000 जानवर ज्वाला के स्थान पर एकत्र हुए थे। इससे ये स्पष्ट हो गया कि रास्ते में न तो जानवर दास थे और न ही युद्ध के संकेत। इसके अलावा 300 साल पहले का 7वीं श्रेणी का कीमियागर पूरी तरह से मरा नहीं था। वह याओ कबीले का सदस्य और इस याओली का एक बुजुर्ग भी हो सकता था। उसे याओली को ये बताने का कोई तरीका मिल गया होगा कि वह मरा नहीं है और उसने 10,000 जानवर ज्वाला का स्थान बताया होगा। पिछले 300 सालों में अनगिनत जादुई जानवर 10,000 जानवर ज्वाला की तलाश में जानवर मकबरे में घुसे थे, उम्मीद करते हुए कि वे इसे विरासत में पालेंगे। जिन जादुई जानवरों की आत्माएं बुझ गई थीं, वे वास्तव में 10,000 जानवरों की ज्वाला के शिकार नहीं थे, बल्कि उस 7वें दर्जे के कीमियागर के शिकार थे। इन जादुई जानवरों की आत्माएं निकाल दी गईं और उनके शरीर भूतिया आकृतियों के लिए बर्तन बन गए, जो 7वें दर्जे के कीमियागर के लिए सैनिकों में बदल गए। जो युद्ध 300 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, वह अभी भी इस समय जारी था। आत्मा शरीर, ये सही है, 7वें दर्जे के कीमियागर की आध्यात्मिक शक्ति आत्मा शरीर बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। आमतौर पर एक स्वर्गीय ज्वाला, जो कि अत्यंत यान का एक स्वर्गीय खजाना है, संपर्क में आने पर तुरंत आत्मा शरीर को भस्म कर देती है। हालांकि इसके अपवाद भी थे। जियो यान ने एक बार अपनी स्टोरेज रिंग में एक प्राचीन विधि के बारे में पढ़ा था। आत्मा शरीर को ढंकने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके यह आध्यात्मिक शक्ति के नुकसान को धीमा कर सकता है। न केवल आत्मा शरीर स्वर्गीय ज्वाला से जलेगा, बल्कि यह ज्वाला के भीतर काफी समय तक जीवित रह सकता है। इस समय सभी सुराग आपस में जुड़ गए। ज़ियाओ यान ने स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया और किसी भी तरह के संदेह को दूर कर दिया। 300 साल पहले उस युद्ध के दौरान मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के तत्कालीन भगवान ने वास्तव में 7वीं श्रेणी के कीमियागर के साथ मरने के लिए 10,000 जानवरों की ज्वाला का इस्तेमाल किया था। हालांकि वह कीमियागर स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करके आत्मा शरीर को संरक्षित करने की प्राचीन विधि जानता था। पिछली 3 शताब्दियों में उसने 10,000 जानवरों की ज्वाला पर अपना वर्चस्व कायम किया था और यहाँ तक कि उसमें अपनी आत्मा की छाप भी छोड़ी थी। इससे ये स्पष्ट हो गया कि क्यों अनगिनत जादुई जानवर 10,000 जानवरों की ज्वाला को विरासत में लेने के लिए जानवरों की कब्र पर आए थे, लेकिन असफल रहे। चाहे वे रैंक 6 या रैंक 7 के जादुई जानवर थे, वे सभी असफल रहे। कमज़ोर लोगों की आत्मा भी मिटा दी गई और वे जानवरों के गुलाम बन गए।
ये स्वाभाविक ही था। 10,000 जानवरों की ज्वाला के भीतर की आत्मा अब 10,000 जानवरों की आत्मा नहीं थी, बल्कि उस 7वें दर्जे के कीमियागर के आत्मा शरीर द्वारा नियंत्रित थी, जिसे 300 साल पहले मर जाना चाहिए था। यह एक चमत्कार होगा अगर ऐसी परिस्थितियों में एक जादुई जानवर 10,000 जानवरों की ज्वाला को विरासत में प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस याओली को आध्यात्मिक संचरण प्राप्त हुआ था और वह 10,000 जानवरों की ज्वाला, या बल्कि अपने पूर्वज की आत्मा शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए आया था। इसलिए याओली नीलम पंख वाले शेर राजा से पहले यहाँ पहुँच गया, वह रास्ता जानता था। याओली नीलम पंख वाले शेर राजा की ओर पीट करके अग्नि जानवर का सामना करते हुए हवा में खड़ा था। उसने उदासीनता से कहा, तुमने कुछ अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण काम किया है। तुमने वास्तव में नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा, है ना, नीलम पंख वाले शेर राजा। हालांकि एमेथिस्ट विंगलान किंग जियाओयान जितना तेज तर्रार नहीं था और पूरी स्थिति को तुरंत समझ नहीं पाया, लेकिन उसे पता था कि हालात बहुत खराब दिख रहे थे। जानवरों के दासों की घनी भीड़ और सामने आ रही अजीबोगरीब घटनाओं से घिरे होने के कारण स्थिति निश्चित रूप से गंभीर थी। 7 सितारा डू सम्राट मुलाओं ने पहले ही शेर राजा को पकड़ लिया था। अगर वह भागने के लिए मुड़ता तो निस्संदेह एक भयानक हमला होता। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने के मेरे पल को देखने वाले किसी व्यक्ति के बिना ये थोड़ा अकेलापन लगता है, याओली ने कहा। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर उसने विशाल अग्नि जानवर को देखा। उसे पूरा भरोसा था कि 10,000 जानवरों की ज्वाला को परिष्कृत करना एक निश्चित बात थी। केवल 5 सितारा डू स्पिरिट की ताकत होने और 5वीं स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए विशेष लिफ्टों पर निर्भर होने के बावजूद उसका आत्मविश्वासी तरीका किसी को ये सोचने पर मजबूर कर सकता था कि वह एक डू पूर्वज और 7वीं स्तरीय कीमियागर है। हालांकि वह वास्तव में 10,000 जानवरों की ज्वाला को परिष्कृत कर सकता था। अगर यह वास्तव में जंगली स्वर्गीय ज्वाला होती तो 22वीं रैंक वाली 10,000 जानवरों की ज्वाला भी उसे तुरंत राख में बदल देती। लेकिन इस 10,000 जानवर की लौ को उसके बड़े ने पहले ही परिष्कृत कर दिया था और उस पर एक आत्मा का निशान अंकित कर दिया था। उसे स्वर्गीय लौ को परिष्कृत करने के कष्टदायी दर्द से बिल्कुल भी नहीं गुजरना पड़ा, उसे बस इसे प्राप्त करना था। याओली ने अपनी भंडारण अंगूठी को झटका और एक विशाल ताबूत दिखाई दिया। उसने इसे खोला और अंदर एक मानव आकार की कठपुतली को प्रकट किया। बड़े याओ एओ, जूनियर याओ ली वादे के अनुसार आए हैं। आपने जो कुछ भी मांगा था वह तैयार किया गया है। इस कठपुतली शरीर को कबीले की स्वर्गीय लौ का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था और यह आपकी आत्मा को समायोजित कर सकता है। एक बार जब आप कबीले में वापस आ जाते हैं तो मैं आपको पूरी तरह से पुनर्जीवित करने के लिए 6 स्तरीय स्पिरिट फ्यूजन गोली को परिष्कृत कर सकता हूं। याओ ली ने अपनी मुट्ठी को विशाल अग्नि जानवर की ओर मोड़ा। स्पिरिट फ्यूजन गोली एक उच्च श्रेणी की 6 स्तरीय गोली थी जो किसी की आत्मा और शरीर को विलय करने की अनुमति देती थी। यह आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी से बहाल कर सकती थी और पिछली आत्मा की चोटों को ठीक कर सकती थी। धमाका धमाका धमाका, दहाड़। अचानक विशाल अग्नि जानवर का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। उसका शरीर अलौकिक हो गया, मुड़ता रहा जब तक कि वह एक ज्वलंत मानव चेहरे में परिवर्तित नहीं हो गया। बहुत अच्छा। हालांकि 10,000 जानवरों की लौ में अभी भी 8 पंखों वाले ज्वाला दानव बाघ की बची हुई आत्मा है। मुझे इसकी बची हुई आत्मा को मिटाने में मदद करें और 10,000 जानवरों की लौ तुम्हारी हो जाएगी। उग्र चेहरे से एक आवाज आए। 8 पंखों वाला ज्वाला दानव बाघ 300 साल पहले जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का पूर्व स्वामी था। पहले का जानवर जैसा रूप बिल्कुल 8 पंखों वाले ज्वाला दानव बाघ का था। ये दृश्य देखकर जियाओयान की आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी। शेर राजा, आगे चाहे जो भी हो, आपको उस 7 सितारा डू सम्राट को रोकना होगा, जियाओयान ने नीलम पंख वाले शेर राजा के फर के भीतर से फुसफुसाया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप क्या योजना बना रहे हैं? अगर उस 7वें दर्जे के कीमियागर को फिर से जिंदा किया जाता है तो मेरा मानना है कि मौजूदा मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज उसके प्रतिशोध का सामना नहीं कर पाएगी। एमेथिस्ट विंगलान किंग ने इससे इनकार नहीं किया। मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज 300 साल पहले की तुलना में बहुत कमज़ोर थी। वे संभवतः याओ एओ के प्रतिशोध का सामना नहीं कर सकते थे। एमेथिस्ट विंगलान किंग ने कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए जियाओयान ने अपने दिमाग में कुछ याद किया। मुँह लाओ, एल्डर याओ एओ की सहायता करने जाओ, याओली ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए शांति से कहा। समझ गया। तभी जी जी जी, एक अजीब भयानक हंसी विशाल गुफा में गूंज उठी। एक हंसी, बहुत ही जानी पहचानी। वहाँ कौन है? याओली ने अपना सिर घुमाया क्योंकि उसने पहले भी वह हंसी सुनी थी। जी, मैं उत्सुक था कि 10,000 जानवरों की लौ के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कौन करेगा। ये याओ कबीले का कोई व्यक्ति निकला। याओ ली और म्यू लाओ ने आवाज़ का अनुसरण किया, केवल एक आकृति को देखा जो पूरी तरह से काले वस्त्र में लिपटी हुई थी और नीलम पंख वाले शेर राजा की पीठ पर खड़ी थी।
काले वस्त्र को देखकर याओली की पुतलियां फैल गईं। वह पोशाक, वह हंसी। कौन, तुम कौन हो? याओली ने झूठी बहादुरी के साथ पूछा। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने नीलम पंख वाले शेर राजा को नीचे उतरने का निर्देश दिया। एक हल्की छलांग के साथ वह शान से उतरा और इत्मीनान से याओली के पास पहुंचा। काले वस्त्र वाले व्यक्ति को करीब आते देख याओली ने सहज रूप से पीछे हट गया। उसकी आध्यात्मिक बोध काले वस्त्र को बिल्कुल भी भेद नहीं सका। पीछे रहो, तुम कौन हो? जी, आत्माओं का हॉल, हुनयान। आत्माओं का हॉल शब्द सुनकर याओली कांपना बंद नहीं कर सका। यहाँ तक कि उसके बगल में बैठे 7 सितारा डू सम्राट का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया। आत्माओं का हॉल, ये वास्तव में आत्माओं का हॉल था। याओ कबीला 8 प्राचीन डू भगवान कुलों में से एक था, जिसके पास डू क्यूई महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली कीमिया तकनीक थी। उनकी ताकत बेजोड़ थी, यहाँ तक कि शक्तिशाली गो कबीले को भी उनसे गोलियों के लिए भीख मांगनी पड़ी। लेकिन सभी डू गॉड कुलों में से वे सबसे ज्यादा हुनकुल से डरते थे। हुनकुल आत्मा शरीर का शिकार करते थे। वे सिर्फ डू क्यूई महाद्वीप के कीमियागरों को ही निशाना नहीं बनाते थे, यहाँ तक कि याओ कुल के कीमियागर भी उनके शिकार थे। कीमियागरों के पास असाधारण रूप से मजबूत आध्यात्मिक शक्ति थी और खास तौर पर याओ कुल के वंशज शक्तिशाली आत्माओं के साथ पैदा हुए थे। फिर भी हुनकुल आत्मा साधना में माहिर थे और उनके पास सबसे ज्यादा आत्मा कौशल और आत्मा प्रशिक्षण विधियां थीं। प्राकृतिक दास्ता, चाहे जानबूझकर हो या नहीं, उस पल जियाओयान की कमर से लटके टोकन का एक कोना खुल गया, जिससे आत्मा के लिए एक बड़ा अक्षर दिखाई दिया। इस अनोखे आत्मा अक्षर में एक अचूक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव व्याप्त था। आत्मा कमांड टोकन, आपके पास हुनकुल का प्रतीक चिन्ह है। अध्याय 88, आत्माओं के हॉल के हम लोग बस चीजों को जब्त करना पसंद करते हैं। आत्मा आदेश टोकन, आपके पास हुन कबीले का प्रतीक चिन्ह है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर आत्मा आदेश टोकन की झलक देखकर याओली के संदेह गायब हो गए। कबीले के टोकन कुछ ऐसे थे जो याओ कबीले के पास भी थे। पहचान के प्रतीक होने के अलावा ये टोकन कबीले द्वारा विभिन्न लाभों के साथ प्रदान किए गए उपकरण थे। वे न केवल आध्यात्मिक संचार क्षमताओं को सक्षम करते थे बल्कि शक्तिशाली सहयोगियों को भी बुला सकते थे। याओ कबीले के टोकन विभिन्न कीमती औषधीय अवयवों से परिष्कृत किए गए थे और बेहद मूल्यवान थे। इसे पहनने से न केवल जहर और बुरी आत्माओं से बचा जा सकता था बल्कि गोलियों को परिष्कृत करते समय मन को एकाग्र करने में भी मदद मिलती थी। कबीले के टोकन आमतौर पर केवल उन शिष्यों को दिए जाते थे जो कबीले के वयस्क होने के समारोह में भाग ले सकते थे। जियाओयान के कबीले के समान समारोह केवल एक निश्चित उम्र तक पहुंचने का मामला नहीं था। योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी को साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंचना पड़ता था। केवल वे ही सच्चे कबीले के शिष्य बन सकते थे जो मानक को पूरा करते थे, जबकि जो नहीं करते थे उन्हें नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में भेजा जाता था, जिसका अनिवार्य रूप से कबीले से निर्वासन होता था। डू गॉड कबीले की आवश्यकताएं और भी सख्त थीं। केवल ग्रेड 4 या उससे अधिक के डू गॉड ब्लडलाइन वाले शिष्य ही भाग ले सकते थे। इन शिष्यों को न केवल उनकी पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक टोकन प्राप्त होगा, बल्कि उनके कबीले के चिन्ह को भी सक्रिय किया जाएगा। हालांकि प्रत्येक टोकन में रैंक में अंतर था, लेकिन यह निर्विवाद था कि केवल कम से कम ग्रेड 4 डू गॉड ब्लडलाइन वाले ही इसे प्राप्त कर सकते थे। याओली के पास खुद एक टोकन था, लेकिन वह ग्रेड 4 डू गॉड ब्लडलाइन के साथ मुश्किल से कट बना पाया था। डू गॉड कबीले के लिए खेती का स्तर सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं थी, न ही प्रतिभा। डू गॉड ब्लडलाइन ही वास्तव में मायने रखती थी। भले ही किसी की कीमिया में प्रतिभा असाधारण हो, लेकिन एक घटिया डू गॉड ब्लडलाइन अभी भी कबीले से फंसाए जाने और निर्वासित किए जाने का कारण बन सकती है। यह अवधारणा छोटी उम्र से ही डू गॉड कबीले के शिष्यों में सूक्ष्म रूप से डाली गई थी। इसलिए जब याओली ने सोल कमांड टोकन देखा तो वह घबरा गया, क्योंकि दूसरे पक्ष की डू गॉड रक्तरेखा कम से कम उसके बराबर थी, अगर कहीं ज्यादा नहीं। इसके अलावा दूसरा पक्ष हुन कबीले का सदस्य था। हुन कबीला स्वाभाविक रूप से याओ कबीले से ज्यादा मजबूत था। काले लबादे के नीचे जियाओयान के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। उसे पता था कि उसने सही दांव लगाया है। आत्माओं का हॉल, या बल्कि हुन कबीला तथाकथित याओ कबीले से ज्यादा प्रभाव रखता था, और उसे जो करना था वह था उस शक्ति का लाभ उठाना। तुम्हारा मतलब यह है? जियाओयान ने लापरवाही से अपनी कमर से सोल कमांड टोकन निकाला और उसे अपने हाथ में लटकने दिया। आत्मा आदेश टोकन की एक बेपरवाह लहर के साथ जियाओयान ने याओली को एक आलसी नज़र से देखा और धीरे से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आपका याओ कबीला कमज़ोर हो गया है। ये पता चला है कि यह आपके जैसे बेकार कचरे से भरा हुआ है। उसके शब्दों ने पास के एमेथिस्ट विंगलान किंग और म्यूलाओ को चुप करा दिया। शेर राजा खुद को रोक नहीं सका और अंदर ही अंदर चिल्लाया, बच्चा, तुम बस दिखावा कर रहे हो। तुम याओली की नाक की ओर इशारा कर रहे हो और उसे कोस रहे हो। अगर तुमने वाकई उसका गुस्सा भड़काया और वह तुमसे मरने तक लड़ने की कोशिश करता है तो ये खत्म हो जाएगा।
जियाओ यान का लहजा पूरी तरह से अहंकारी था। उसने याओ ली को अपनी आंखों में भी नहीं देखा और वह पूरी उदासीनता के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। ठीक है, रुक जाओ। भले ही तुम हुन कबीले से हो, हम याओ कबीले के लोगों ने सबसे पहले 10,000 जानवरों की लौ की खोज की। याओ ली की आवाज़ तेज थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी और हर कोई उसके दिल में घबराहट को सुन सकता था। जियाओ यान अंदर ही अंदर उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। इतने कमज़ोर चरित्र वाला कोई व्यक्ति 5वीं श्रेणी का कीमियागर कैसे बन गया? क्या तथाकथित डू गॉड ब्लडलाइन वाकई इतनी अविश्वसनीय थी कि सु अभी कीमियागर बन सकते थे? तुमने इसे सबसे पहले खोजा। जियाओ यान ये सुनकर हंसे बिना नहीं रह सका। ठंडी सांस लेते हुए उसने कहा, तुम अपने याओ कबीले के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। हम हुन कबीले के लोग घृणित और बेशर्म हैं। आज मैं हुन यान 10,000 जानवरों की लौ को जब्त करूंगा। तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? याओ ली ने अपनी मुट्ठियां इतनी कस लीं कि उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। ऐसे अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण शब्दों ने उसे लगभग खून की उल्टी करने की हद तक क्रोधित कर दिया। याओ कबीले के सदस्य के रूप में उसे कभी ऐसा अपमान सहना पड़ा था? चाहे आप याओ कबीले में कोई भी हो या आप किस स्तर के कीमियागर हों, आज मैं 10,000 जानवरों की ज्वाला लेने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। यदि आप आज्ञाकारी रूप से नियमों का पालन करते हैं तो मैं आप दोनों को जाने दे सकता हूँ। लेकिन अगर तुम गंदा खेलना चाहते हो तो मैं इसके साथ चलूंगा। चाहे तुम डू सम्राट कहो या डू पूर्वज, मुझे परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी आत्माएं भी साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। 7 सितारा डू सम्राट और 5वीं श्रेणी के कीमियागर को काफ़ी सारे सोल पॉइंट मिलने चाहिए। जियाओ यान का लहजा सपाट लेकिन दबंग था, एक स्वाभाविक रूप से जन्मे अधिकार को दर्शाता हुआ, मानो उसके पास वाकई अपने शब्दों का समर्थन करने की शक्ति हो। जी, 7वीं श्रेणी के कीमियागर की आत्मा शरीर वास्तव में कुछ एहसान मांगने लायक है। इत्मीनान से कदम बढ़ाते हुए जियाओ यान याओ ली और म्यू लाओ के बीच से चला गया, इतनी सहजता और शांति से आगे बढ़ रहा था मानो वह उस जगह का मालिक हो, और सीधे 10,000 बीस्ट फ्लेम की ओर बढ़ गया। इस दौरान जियाओ यान ने अपनी दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, उसे बहुत तेजी से नहीं बढ़ने दिया। नीलम पंख वाले शेर राजा बगल से देख रहा था, पागल होने वाला था, क्योंकि वह वास्तव में जानता था कि जियाओ यान सिर्फ दिखावा कर रहा था। अभी कुछ समय पहले जियाओ यान को म्यू लाओ के प्रकट होने पर छिपना पड़ा था, और अभी नीलम पंख वाले शेर राजा ने महसूस किया था उसकी घबराहट, यहाँ तक कि उसे उस 7 सितारा डू सम्राट को रोकने के लिए कहने की ज़रूरत थी। ये सब दर्शाता है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। अगर वह वाकई इन दोनों को डराने में कामयाब हो जाता तो एमेथिस्ट विंग लान किंग खुशी खुशी जियाओ यान को झांसा देने के अंतिम मास्टर के रूप में ताज पहना देता। वास्तव में न तो एमेथिस्ट विंग लान किंग और न ही जियाओ यान को पता था कि जब हुन कबीले ने पहली बार डूक्यूई महाद्वीप में आत्मा शरीर और कीमियागरों का शिकार करना शुरू किया था तो कीमियागर एक बार याओ कबीले की सुरक्षा की तलाश में याओ दायरे में गए थे। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि याओ कबीला हुन कबीले के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था और अपने ही दायरे में एकांत में रहना पसंद करता था। यही कारण था कि अंततः पिलटॉवर की स्थापना की गई। पिलटॉवर एक संगठन था जिसे डूक्यूई महाद्वीप के कीमियागरों ने खुद को हॉल ऑफ सोल से बचाने के लिए स्थापित किया था। इसका याओ कबीले से कोई लेना देना नहीं था। अधिकांश डू गॉड कबीले अपने डू गॉड पूर्वजों द्वारा बनाए गए छोटे संसारों में रहते थे। जब तक कोई विशेष संसाधन प्रकट नहीं होता या स्वर्गीय ज्वाला की खबर नहीं आती, वे शायद ही कभी बाहर निकलते। हुन कबीले को छोड़कर हॉल ऑफ सोल्स का प्रभाव पूरे डूक्यूई महाद्वीप में फैल गया। उनके लोग हर जगह थे। ये कहा जा सकता है कि कई डू गॉड कबीलों में से हॉल ऑफ सोल्स के पास सबसे व्यापक खुफिया नेटवर्क था। हुन लाओ गुई ने जियाओ यान को चेतावनी इसलिए दी थी क्योंकि याओ कबीले और यान कबीले दोनों के सदस्यों ने हॉल ऑफ सोल्स से 10,000 जानवरों की ज्वाला के बारे में पूछताछ की थी। स्वाभाविक रूप से याओ ली डर गया था। आखिरकार ये डूक्यूई महाद्वीप था, याओ क्षेत्र नहीं। अगर जियाओ यान ने हॉल ऑफ सोल्स से डू पूर्वजों या यहाँ तक कि डू पूजकों को बुलाने के लिए आध्यात्मिक संचरण का उपयोग किया तो यह मौत को आमंत्रित करने जैसा होगा। शायद आत्माओं के हॉल में जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक शाखा हॉल भी था। याओ कबीले की पहचान वास्तव में आत्माओं के हॉल के सामने कोई प्रभाव नहीं रखती थी और शायद इसका उल्टा असर भी हो सकता था। शेर राजा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हमारा समझौता था कि मैं 8 पंखों वाले ज्वाला दानव बाघ की आत्मा को मुक्त करने के लिए दुश्मन की बची हुई आत्मा को खत्म करने में आपकी मदद करूंगा और बदले में 10,000 जानवरों की ज्वाला मेरी होगी। जियाओ यान ने सवाल करते हुए नाराजगी का दिखावा किया। जियाओ यान का संकेत मिलते ही नीलम पंखों वाले शेर राजा ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और 10,000 जानवरों की ज्वाला की ओर उड़ गया। जैसी कि उम्मीद थी, न तो याओ ली और न ही म्यू लाओ ने इसे रोकने की हिम्मत की। हालांकि याओ ली इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए, फिर भी उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अगर बात बढ़ती तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती।
याओली मूल रूप से 10,000 जानवरों की लॉ की शक्ति का उपयोग करके अपने डू गॉड ब्लडलाइन को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आत्माओं के हॉल से किसी से भिड़ जाएगा। नीलम पंख वाले शेर राजा 10,000 जानवरों की लॉ के सामने खड़ा था और अनाड़ीपन से पूछा, तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? जियाओयान ने झल्लाहट में अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि हम पहले से ही जानते हैं कि 10,000 जानवरों की लॉ विरासत में नहीं मिल सकती क्योंकि इसे एक आत्मा शरीर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, आपको बस अपनी जानवर की लॉ और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके 8 पंखों वाले लॉ दानव बाघ की बची हुई आत्मा को दूसरे पक्ष को खत्म करने में मदद करने की जरूरत है। नीलम पंख वाले शेर राजा ने आखिरकार जियाओयान की योजना को समझ लिया। ये याओली की प्रतिक्रिया की कमी का फायदा उठाने 8 पंखों वाले लौ दानव बाघ की बची हुई आत्मा के साथ सेना में शामिल होने और उस 7वें स्तर के कीमियागर की आत्मा के शरीर को खत्म करने की थी। 7वें स्तर के कीमियागर के बिना 10,000 जानवरों की लौ पर उनका नियंत्रण होता। एक जानवर की दहाड़ के साथ नीलम जानवर की लौ 10,000 जानवरों की लौ में घुस गई। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के जानवर सम्राट को इतने लंबे समय तक एकमात्र आत्मा शरीर द्वारा धोखा दिया गया था। अध्याय 89 देखना। नीलम जानवर की लौ और नीलम पंख वाले शेर राजा की आध्यात्मिक शक्ति के सम्मिलन के साथ 8 पंखों वाले ज्वाला दानव बाघ की दबी हुई बची हुई आत्मा तुरंत सक्रिय हो गई और 10,000 जानवर की ज्वाला पर नियंत्रण के लिए लड़ते हुए जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। याओ एव की पीड़ा भरी आवाज़ 10,000 जानवर की ज्वाला के भीतर से निकली। याओ ली, हमारे बीच हुए समझौते को मत भूलना। याओ एव ने 300 साल की पीड़ा सहन की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और 8 पंखों वाले ज्वाला दानव बाघ की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होती गई, वह आखिरकार 10,000 जानवर की ज्वाला से अपनी आत्मा का अधिकांश हिस्सा निकालने और अपनी आत्मा की छाप छोड़ने में सफल हो गया। उसके बाद उसने आध्यात्मिक संचरण के माध्यम से अपने याओ कबीले के वंशजों को 10,000 जानवर की ज्वाला को वापस लाने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए सूचित किया। 300 साल तक कष्ट सहने के बाद वह अब आत्माओं के हॉल को अपना पुरस्कार छीनने कैसे दे सकता था? यदि आप मुझे पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं तो मैं आपको अपनी सारी संपत्ति, कीमिया ज्ञान, गोली के नुस्खे और मेरे कीमिया कक्ष में संग्रहित औषधीय गोलियां दे दूंगा। जब याओली ने ये शब्द कहे तो उसका दिल उथल पुथल हो गया। अंत में वह अचानक पलटा और अपने दांत पीस लिए। लोग धन के लिए मरते हैं जैसे पक्षी भोजन के लिए मरते हैं, वह सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार था। मुंह लाओ, जाओ। तभी जियाओयान ने आह भरी और याओली को बीच में रोका। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और कहा, तुम बहुत धीमे हो। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी हथेली से अंतहीन काली लपटें निकलीं। माओवू काली लपटों के साथ 10,000 जानवरों की ज्वाला में विलीन हो गया। माओवू शून्यता भक्षण ज्वाला की एक बीज ज्वाला थी जिसमें आध्यात्मिक बुद्धि थी। स्वर्गीय ज्वाला ने स्वयं ही आत्मा शरीरों को नियंत्रित किया और माओवू जैसी स्वर्गीय ज्वाला जिसका एक स्वामी था, जब वह आत्मा शरीर पर हमला करती थी तो वह बिल्कुल घातक होती थी। ये किस तरह की ज्वाला है? शून्यता भक्षण ज्वाला की क्षमता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। एक नवजात बीज ज्वाला के रूप में भी कोई भी आत्मा शरीर जो इसके संपर्क में आता था उसे बुझाना मुश्किल होता था। 10,000 जानवरों की ज्वाला के भीतर जियोयान की आध्यात्मिक शक्ति 3 शक्तियों को महसूस कर सकती थी जो वर्तमान में एक और सबसे शक्तिशाली शक्ति को घेर रही थीं। आत्मा छाप जो पहले से ही ब्रांडेड थी, अब शून्यता भक्षण ज्वाला द्वारा लगातार मिट रही थी और भस्म हो रही थी। शून्यता भक्षण ज्वाला दुनिया में किसी भी चीज को भस्म कर सकती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह भस्म न कर सके, केवल गति में अंतर था। 10,000 जानवरों की ज्वाला पर याओ एव का नियंत्रण तेजी से कमजोर हो रहा था क्योंकि छाप को उन्मत्त रूप से भस्म किया जा रहा था। हालांकि वह अभी भी एमेथिस्ट विंगलान किंग के हस्तक्षेप के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रख सकता था, लेकिन माओवू की भागीदारी ने स्थिति को बिल्ली और चूहे के खेल में बदल दिया। काली लपटें दिखाई देने पर याओली का दिल कांप उठा। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसने खुद से कहा, क्या यह एक स्वर्गीय ज्वाला आत्मा है? लेकिन यह इतना अजीब क्यों है? ये स्वर्गीय ज्वाला इतनी कमजोर क्यों है? आखिर हुन कबीले के लोग कौन से तरीके छिपा रहे हैं? स्वर्गीय ज्वाला को स्वर्गीय ज्वाला आत्मा के स्तर तक विकसित करना, ये किस तरह का तरीका था? क्या इसका मतलब यह नहीं था कि हुन कबीले में उसके सामने वाले व्यक्ति की स्थिति अतुलनीय रूप से उच्च होनी चाहिए? याओली को अब कोई संदेह नहीं था। उसने जल्दी से ताबूत का ढक्कन जमीन पर बंद किया और उसे वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि हुन यान नामक इस व्यक्ति से जितना हो सके उतना दूर चला जाए। बहुत भयानक। जियाओ यान का दिल तब शांत हुआ जब उसने याओली को अपना सामान पैक करते देखा। जब तक वह 7 सितारा डू सम्राट इस जगह से चला जाएगा, जीत उसकी होगी। और उस 7वें दर्जे के कीमियागर के आत्मा शरीर के बारे में। आत्माओं का हॉल आत्मा शरीर से निपटने में माहिर है। उसके पास मौजूद सोल कमांड टोकन और सोल रोब खास तौर पर आत्मा शरीर को संभालने के लिए थे। जब तक वह 10,000 बीस्ट फ्लेम को नियंत्रित करता है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जैसे ही जियाओयान उसके 2 मीटर के भीतर आया, 10,000 बीस्ट फ्लेम से अचानक एक चमकदार सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी। अचानक हुए बदलाव ने उसे चौंका दिया और वह जल्दी से पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, उसे ये देखकर डर लगा कि लाल 10,000 बीस्ट फ्लेम, बैंगनी बीस्ट फ्लेम और काली निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के साथ मिलकर अचानक अलग होने लगी थी। ये जुड़वां बच्चों के अलग होने जैसा था। बीच में लगातार दरारें बन रही थीं। इससे उसके चेहरे के हाव भाव तेजी से बदल रहे थे। सफ़ेद रोशनी धीरे धीरे तब तक हिलती रही जब तक कि 10,000 जानवरों की लौ का आधा हिस्सा वास्तव में अलग नहीं हो गया और एक भ्रामक बुजुर्ग आकृति में बदल गया। लाल 10,000 जानवरों की लौ से बनी इस आकृति का चेहरा बूढ़ा था और आंखें ठंडी रोशनी से मंद मंद चमक रही थीं। जिस क्षण ये भ्रामक आकृति दिखाई दी, उसकी भयानक आध्यात्मिक शक्ति ने जियाओयान को उसके दिल की गहराई से दमन की भावना महसूस कराई। याओ, जियाओयान का दिल कांप उठा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसके सामने की भ्रामक आकृति याओ की आत्मा, शरीर और 10,000 जानवरों की लौ का संयोजन थी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि याओ में ऐसा संकल्प होगा। उसने सीधे 10,000 जानवरों की लौ की सार लौ को त्याग दिया और निर्णायक रूप से इस रूप में फिर से प्रकट होने के लिए लौ का आधा हिस्सा ले लिया। जियोयान ने जल्दी से एक सोल गार्ड पिल निकाली और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए उसे अपने मुंह में डाल लिया। जिसके बाद उसने तुरंत माओ वू को खुद की रक्षा करने के लिए वापस बुलाया, ताकि आत्मा शरीर द्वारा उसके दिमाग पर आक्रमण करने और उसे अपने वश में करने के किसी भी प्रयास को रोका जा सके। याओ की आंखों में एक चमक उठी, लेकिन उसने जियोयान पर हमला करने का विकल्प नहीं चुना। याओ कबीले के एक बुजुर्ग के रूप में वह याओली से भी बेहतर जानता था कि हुन कबीला कितना परेशान करने वाला हो सकता है। हुन कबीले के पास ऐसी तकनीकों का एक सेट था जो आत्मा शरीर को उनके हाथों में बच्चों की तरह बना देता था, बिल्कुल भी लड़ने में असमर्थ। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जियोयान के पास अजीबोगरीब शून्यता भक्षण करने वाली ज्वाला थी। धमाका। याओ 10,000 जानवरों की ज्वाला की अपार शक्ति का उपयोग करते हुए सीधे याओली पर हमला किया। बड़े, तुम बच्चा, क्या तुम्हें 10,000 जानवरों की ज्वाला नहीं चाहिए थी? खैर, अब ये तुम्हारा है। याओली पूरी तरह से हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना कबीले का बुजुर्ग उसके शरीर पर आक्रमण करने और उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा। एक भिनभिनाने वाली आवाज़ के साथ उसके माथे पर एक अजीबोगरीब हरा पैटर्न दिखाई दिया। तुरंत एक औषधीय सुगंध फैलने लगी क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत काफ़ी बढ़ गई। हा, एक कबीले का निशान। आपको लगता है कि एकमात्र ग्रेड 4 कबीले का निशान मुझे रोक सकता है? मत भूलो, मेरे पास एक बार ग्रेड 5 कबीले का निशान था। याओ ने चालाकी से हंसा। यह उसकी योजना थी। उसे उस कठपुतली शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह न केवल पुनर्जीवित होना चाहता था, बल्कि 10,000 जानवरों की लौ भी चाहता था। वह इसे इतनी आसानी से कैसे सौंप सकता था? याओ कबीले के सदस्य के रूप में एक साथी कबीले के सदस्य के शरीर को अपने पास रखना स्वाभाविक रूप से उसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प था। हालांकि कब्जे के बाद आत्मा और शरीर का एकीकरण परेशानी भरा होगा, लेकिन उसका मानना था कि 7वें स्तर के कीमियागर के रूप में अपने कौशल के साथ वह इसे हल करने का एक तरीका खोज लेगा। बूम! लाल रंग की 10,000 जानवरों की लौ उसके 7 छिद्रों से याओली में घुस गई। कबीले के निशान से निकलने वाली रोशनी उसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकी। जियाओयान ने निगल लिया। ये याओ बहुत निर्दयी था, यहाँ तक कि अपने कबीले के वंशज को भी नहीं बख्शा। वह सीधे याओली के वंशजों को मिटाने जा रहा था। आत्मा और उसके शरीर पर कब्जा। 300 साल। मैं पूरे 300 साल से सूरज को देखे बिना इस भूमिगत में फंसा हुआ हूँ। मैं आखिरकार कबीले में वापस आ सकता हूँ और फिर से दिन की रोशनी देख सकता हूँ। याओली। आसमान में दहाड़ा नहीं, अब याओ होना चाहिए। फिर उसके होठों पर एक सार्थक मुस्कान खेली और उसकी नज़र जियोयान पर टिकी हुई थी। उस मुस्कान ने जियोयान की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। तुम्हारा नाम म्यूलोंग है न? क्या तुमने कभी ताकतवर हुआन गोली के बारे में सुना है? मूलोंग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, ताकतवर हुआन गोली जो सीधे एक स्टार से डू सम्राट की साधना को बढ़ा सकती है। मेरे लिए उस नीलम पंख वाले शेर राजा का ख्याल रखना और मैं तुम्हारे लिए एक ताकतवर हुआन गोली को परिष्कृत करूंगा। पर्दाफाश। जियाओयान ने निराशा में अपने दांत पीस लिए। उसे पता था कि उसका भेद शायद खुल गया है। एक उच्च श्रेणी के 7वें स्तर के कीमियागर की आंखें बहुत तेज होती हैं। या शायद याओ की आध्यात्मिक अवस्था पहले ही आत्मा अवस्था तक पहुंच चुकी थी और आत्मा वस्त्र उसे छिपा नहीं सकता था, इसलिए उसे देखा गया था। याओली की साधना केवल डू आत्मा क्षेत्र तक ही पहुंची थी। भले ही याओ ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन कम समय में उसकी ताकत को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना मुश्किल होगा। वह निश्चित रूप से अपने मूल डू पूर्वज क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ तक कि डू सम्राट क्षेत्र भी कठिन। तो असली कुंजी उस 7 सितारा डू सम्राट के पास थी। वह यहाँ सबसे मजबूत था। ये बुरा है।
जब जियोयान ने मुलॉन की आंखों में लालची और दृढ़ नज़र देखी तो उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि औषधीय गोलियां वास्तव में लोगों को अपना दिमाग खो सकती हैं और उन्हें पूरी तरह से आज्ञाकारी बना सकती हैं। अध्याय 90 जियोयान बनाम याओ एओ। जियोयान की आंखें अनिश्चितता से चमक उठीं। अगर वह अभी भाग जाता तो उसके बचने की संभावना जरूर थी, लेकिन इसका मतलब था कि उसे 10,000 जानवरों की लौ को छोड़ना पड़ता। माओवू ने याओ एओ की आत्मा की छाप को पहले ही पूरी तरह से खा लिया था। अभी 10,000 जानवरों की लौ पूरी तरह से मालिकहीन थी और वह इसे किसी भी समय परिष्कृत कर सकता था। इसके अलावा 10,000 जानवरों की लौ को 20वां स्थान दिया गया था। भले ही वह 5वीं स्तरीय रक्त कमलसार गोली को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसके शरीर ने 10,000 जानवरों की लौ में से कुछ को अवशोषित कर लिया था और इससे वह मजबूत हो गया था। अपने स्टोरेज रिंग में आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन के एक पूरे बॉक्स के साथ 10,000 जानवरों की लौ को परिष्कृत करना उसके लिए इस समय सबसे उपयुक्त कहा जा सकता था। सफलता दर बहुत अधिक थी। जियाओयान की आंखें तेज हो गईं जब उसने 10,000 जानवरों की लौ पर नजर डाली और अपनी सांस के नीचे कुछ बुदबुदाया। दहाड़! जियाओयान ने पलट कर देखा और उसके शरीर से जानवरों जैसी दहाड़ें फूट पड़ीं। 10,000 जानवरों की लौ जिसे उसने नीलम पंख वाले शेर राजा से चुराया था उसके शरीर से बाहर निकल आए और उसे रक्त लाल लौ में लपेट लिया। उसकी आंखें भयंकर हो गईं, उसके दांत नुकीले दांतों में बदल गए और उसके बाल तीखे और कांटेदार हो गए। वह एक मानवीय जादुई जानवर की तरह लग रहा था। ओह हो, ऐसा लगता है कि तुमने पहले भी 10,000 जानवरों की लौ के कुछ टुकड़े प्राप्त किए थे। जियाओयान के शरीर को जानवर के रूप में बदलते हुए, उसकी मांसपेशियों को उभारते हुए और शारीरिक शक्ति को विस्फोटक रूप से बढ़ते हुए देखकर याओ एओ को जरा भी घबराहट नहीं हुई। वह एक नज़र में बता सकता था कि जियाओयान ने पहले भी अपने शरीर को शांत करने के लिए 10,000 जानवरों की लौ का थोड़ा सा इस्तेमाल किया था। जियोयान ने पूरी ताकत लगा दी, 5 बैंगनी लौ की गोलियों का पूरा बैच सीधे उसके मुंह में डाल दिया। एक पल में एक बेलगाम और उग्रज्वाला उसके 5 विसरा, 6 हाथों और 8 असाधारण मेरिडियन से होकर गुजरी, जैसे एक भयानक अग्निगुण ऊर्जा उसके शरीर के हर इंच में घुस गई। लेकिन ये सब नहीं था। उसने सीधे कई और गोलियां निगल लीं जो अस्थायी रूप से उसकी साधना और शारीरिक शक्ति को बढ़ा सकती थीं, जिससे उसकी साधना एक स्टारडू ग्रैंडमास्टर चरण तक बढ़ गई। दहाड़! जियोयान ने याओ एओ की ओर दहाड़ लगाई क्योंकि उसके शरीर से भयानक गर्मी की लहरें निकल रही थीं। 10,000 जानवरों की ज्वाला और औषधीय गोलियों की संयुक्त शक्ति के साथ उसकी शारीरिक शक्ति अब रैंक 4 जादुई जानवर के बराबर थी। याओ एओ के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। इस बिंदु तक जियोयान ने मजबूत सहयोगियों को बुलाने के लिए सोल कमांड टोकन का उपयोग नहीं किया था, जिसने उसे पुष्टि की कि जियोयान वास्तव में हमेशा से ही धोखा दे रहा था। चाहे जियाओयान ने अपनी ताकत बढ़ाने की कितनी भी कोशिश की हो, ये बेकार था। याओ एओ अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता था। भले ही याओ ली की मूल साधना उच्च नहीं थी, एक आत्मा राज्य आत्मा और 10,000 जानवर लौ की आधी शक्ति के साथ उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति एक शीर्ष डू राजा या यहाँ तक कि एक सितारा डू सम्राट से भी मुकाबला कर सकती थी। जैसे ही जियाओयान लड़ाई में सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार लग रहा था, अचानक उसके पीछे आकाश में लपटों की एक लहर उठी और उसके दिमाग में एक आध्यात्मिक संचरण गूंज उठा। मानव लड़के, याद रखो तुमने मुझसे क्या वादा किया था। इस आध्यात्मिक संचरण को सुनकर जियाओयान के होठों पर लगभग अगोचर मुस्कान आ गई। उसने अपने पीछे देखा और एक विशाल 8 पंखों वाला बाघ जानवर देखा जो 10 मीटर लंबा था और उसे घूर रहा था। जियाओयान जानता था कि यह वास्तव में 10,000 जानवर लौ थी, लेकिन क्योंकि 8 पंखों वाली लौ दानव बाघ की आत्मा का एक हिस्सा इसके साथ जुड़ गया था, इसलिए इसका रूप कुछ हद तक दानव बाघ जैसा लग रहा था। 8 पंखों वाला ज्वाला दानव बाघ आग की लपटों में बदल गया, उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके पूरे शरीर को घेर लिया। एक पल में एक अपरिचित शक्ति उस पर छा गई। यह 8 पंखों वाले ज्वाला दानव बाघ की बची हुई ताकत है। नीलम पंख वाला शेर राजा पूरी तरह से हैरान था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के स्वामी ने वास्तव में इसके बजाय एक इंसान को चुना था। ये कैसे हो सकता है? एक जोरदार धमाके के साथ पूरे स्थान का तापमान तुरंत बढ़ गया और सब कुछ लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस पल में एक अद्वितीय जादुई जानवर जाग गया हो। 10,000 जानवरों की ज्वाला से बने 8 ज्वलंत पंख जियोयान के पीछे दिखाई दिए। उसका कद नहीं बदला, लेकिन लपटों में लिपटे उसे देखने वाले हर किसी को यह गलत धारणा थी कि वह एक विशाल जानवर में बदल गया है। उसके चारों ओर भयानक लपटें भड़क उठीं, मानो एक दमनकारी शक्ति पूरे स्थान पर हावी हो गई हो। ऐसा लग रहा था मानो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज का भूतपूर्व स्वामी वापस आ गया हो। भले ही यह वैभव की एक क्षणिक चमक थी, लेकिन ये क्षण भूतपूर्व अधिपति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। आपको एमेथिस्ट विंगलान किंग का समर्थन प्राप्त है, इसलिए मुझे आप पर भरोसा है। अगर मुझे 10,000 बीस्ट फ्लेम को विरासत में लेने के लिए आपके और याओ एओ के बीच चयन करना है, तो मैं आपको चुनूंगा। 8 पंखों वाले फ्लेम डेमन टाइगर की वृद्ध आवाज जियोयान के दिमाग में गूंज उठी।
उसकी आंखें खुल गईं और उसकी मूल रूप से काली पुतलियां एक ठंडी रक्त लाल में बदल गईं। निश्चिंत रहें, मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में मेरी यादें भी हैं। मैं इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। जियोयान ने उस गुफा के बारे में सोचा जिसमें वह यून यून के साथ रहता था और उस छोटी घाटी के बारे में जहां लिटिल फेरी डॉक्टर था। उसकी रक्त लाल आंखें तेज हो गईं और एक गड़गड़ाहट के साथ वह अपने विस्फोटक कदमों के साथ आगे बढ़ा। जमीन से आग की लपटें फूटने के कारण एक लंबा लाल अग्निपथ बना। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह धुंधला हो गया। ऑक्टेन ब्लास्ट 10,000 जानवरों की ढहती मुठ थी। पलक झपकते ही जियाओयान आश्चर्यचकित याओ एओ के सामने प्रकट हुआ और पहले हमला करने की पहल की। उसके दाहिने हाथ में इकट्ठी हुई लाल रंग की उग्र लपटों की गेंद से अनगिनत जानवरों की दहाड़ निकली। निपुणता के लिए विकसित ऑक्टेन ब्लास्ट ने प्रवेश स्तर की महारत वाली डी क्लास डू तकनीक की शक्ति को टक्कर दी। यदि 10,000 जानवरों की लौ के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से एक प्रमुख स्तर की महारत वाली डी क्लास डू तकनीक तक पहुंच सकती है। याओ एओ की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। 8 पंखों वाले ज्वाला दानव बाघ की शक्ति से जियाओयान की शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उसने अपने पूरे शरीर को आध्यात्मिक शक्ति से लपेट लिया और उसे ड तकनीक का उपयोग करने का समय भी नहीं मिला इससे पहले कि वह जियोयान के मुक्के का सामना करने के लिए एक मुक्का मारता। दोनों मुट्ठियां टकराईं, एक में आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति थी जबकि दूसरी में 8 पंखों वाले ज्वाला दानव बाघ की शक्ति थी। एक भयानक ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई जिसमें दोनों केंद्र में थे। म्यूलोंग, जो नीलम पंख वाले शेर राजा को दबा रहा था, भौचक्का रह गया। उसके हमले वास्तव में कमजोर हो गए थे। यह आदमी ऐसा व्यक्ति था जो स्थिति का अंदाजा लगा सकता था। वह जानता था कि वह किसी भी पक्ष को अपमानित नहीं कर सकता, इसलिए वह जो भी मजबूत होगा उसकी मदद करेगा। छिपी हुई शक्ति का विस्फोट। जियोयान की मुट्ठी से आग की लहरें निकलीं, ऑक्टेन ब्लास्ट की छिपी हुई शक्ति भी बढ़ गई। उग्र छिपी हुई शक्ति की हर लहर 10,000 भगदड़ मचाने वाले जानवरों जितनी भारी लग रही थी। 10,000 जानवरों की शक्ति जियोयान के साथ चली गई जब उसने हमला किया। ऐसा लग रहा था मानो लाल रंग की लपटों में अनगिनत जानवरों की शक्ति समाहित थी। भयानक तरीके से आगे बढ़ते हुए, धरती और आकाश को हिलाते हुए दहाड़ने वाली आवाजें फूट पड़ीं। 8 गुना छिपी हुई शक्ति के विस्फोट ने सीधे याओ एओ को पीछे की ओर उड़ा दिया। तुम अभी भी मेरे खिलाफ आग से खेलने के योग्य नहीं हो। फायर ड्रैगन विप। याओ एओ ने गुस्से में दहाड़ लगाई क्योंकि दुनिया की ऊर्जा उसके चारों ओर उमड़ पड़ी। ये वास्तव में एक डी क्लास डू तकनीक थी। हालांकि ये समझ में आता था, याओ एओ एक उच्च श्रेणी का 7वीं श्रेणी का कीमियागर था। यह अजीब होगा अगर उसके पास एक न हो। लपटें जम गईं। नुकीले दांतों और लहराते पंजों वाला एक फायर ड्रैगन जियाओयान की ओर झपटा। इस भयानक फायर ड्रैगन का सामना करते हुए वह सभी तर्क खो बैठा और वास्तव में उससे सीधे लड़ने के लिए आगे बढ़ा। धरती को हिला देने वाली एक जोरदार धमाके के साथ जियाओयान के हाथ बाघ के पंजे में बदल गए और सीधे अग्नि ड्रैगन के पंजे पकड़ लिए। ड्रैगन की चीखें और 10,000 जानवरों की भयंकर दहाड़ें गूंज उठीं। शक्तिशाली अग्नि ड्रैगन के खिलाफ भी जियाओयान 10,000 जानवरों की इकट्ठी शक्ति के साथ निडर रहा। भागो! जियाओयान चिल्लाया। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां उभर आईं, उसकी नसें बाहर निकल आईं। एक तेज गति से उसने सीधे अग्नि ड्रैगन को 180 डिग्री घुमाया और उसे याओ एओ पर वापस फेंक दिया जैसे कि वह एक साधारण वजन था। उसके शरीर की ताकत बहुत ज्यादा थी। जियाओयान की अपार शारीरिक शक्ति को देखकर याओ एओ की अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। तुरंत एक ज्वलंत कवच ने उसके शरीर को ढक लिया और वह जियाओयान के जवाबी हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गया। गुफा ढहने लगी और जमीन एक जोरदार धमाके के साथ अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से शानदार था। इसके विपरीत एमेथिस्ट विंग लायन किंग और म्यूलोंग के बीच की लड़ाई, जिन्हें अपनी बेहतर ताकत के कारण और भी ज्यादा उग्रता से लड़ना चाहिए था, एक आलसी हाथापाई की तरह लग रही थी। खास तौर पर म्यूलोंग, उसने घातक बल के साथ हमला करने से पूरी तरह परहेज किया और सिर्फ एमेथिस्ट विंग लायन किंग को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि वह सहायता प्रदान करने के लिए आगे न बढ़ सके। म्यूलोंग, आओ उसका ख्याल रखो, याओ एओ ने म्यूलोंग पर चिल्लाया। हालांकि म्यूलोंग ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि लड़ाई इतनी भयंकर थी कि वह मुक्त नहीं हो सकता था। वह लगातार दूर होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसे यह आभास भी हो रहा था कि उसे थोड़ा दबाया जा रहा है। भले ही औषधीय गोलियां कुलीन विशेषज्ञों की मदद ले सकती हैं, लेकिन वे किराए के लोग आपके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। सच्ची वफादारी गोलियों से नहीं खरीदी जा सकती। लानत है, सभी जानवरों के गुलाम, हमला करो। याओ एओ ने अपना हाथ हिलाया और अनगिनत जानवर दास जाग गए। उसके पास अभी भी एक इक्का था। ये उपाय मूल रूप से 8 पंखों वाले ज्वाला दानव बाघ से निपटने और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के जादुई जानवरों को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए थे।